यार पेन यहाँ है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो तुम लोग? सबसे पहले आप बता दो आप लोग कैसे हो। और आज का डेट है 19 नवंबर 2025। और एक बार ये भी बता दो कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हो तुम लोग? कैसे हो तुम लोग? कैसे हो तुम लोग? एक बार ये बता दो। आपकी तबीयत नहीं है बेटा? तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई एम जस्ट वेरी वेरी आउट ऑफ स्लीप बोलते हैं क्या, या पिछले 2-3 दिन से नींद जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गई है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन, द पोल्यूशन इज नॉट फाइन, जिसकी वजह से गला तो बेटा वैसे ही रहता है। वेरी एक्साइटेड फॉर क्लास 12th, अच्छी बात है बेटा। आई एम ऑल्सो सुपर एक्साइटेड। फाइनली हमारी क्लास 12 स्टार्ट हो रही है। हमारी क्लास में तो क्लास 12 स्टार्ट हो रही है, आपकी क्या स्टार्ट हो रही है आप ये बताओ, है ना? Yes, everybody. Yes, everybody. Yes, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Lack of sleep. Lack of sleep. Yes, yes. Lack of sleep. Yes. ठीक है, हाँ। स्लीप डिप्राइव्ड, लैक ऑफ स्लीप, हाँ। चलो अंग्रेजों, आज हमारा है इंट्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1। आप लोग का क्या चल रहा है ये बताओ। क्लास 11th का कैसा चल रहा है तुम लोगों का? डर लग रहा है? डर तो बेटा तब से ही लग रहा होता है जब से स्टार्टिंग में आपने बैच ज्वाइन किया था, तब से ही डर लग रहा होता था कि अगले साल जब नीट का एग्जाम होगा तो कैसा होगा। अब देखो क्लास 12 स्टार्ट हो गया है ना? और डर ऑन इट्स पीक, ठीक है, कोई बात नहीं। डर तो लगता ही रहेगा जब तक नीट का एग्जाम हो नहीं जाता, तब तक आप लोग को थोड़ा 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 डर लगता रहेगा। और जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे तो ये डर थोड़ा 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 करके ऑब्वियसली बेटा, चाहे आपने बहुत अच्छी भी पढ़ाई की होती है ना, थोड़ा बहुत, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी अ बिग एग्जाम इन योर लाइफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई थिंक कि कोई एक मेजर आप एग्जाम देते हो अपने लाइफ का, तो ऑब्वियसली बात है डर तो लगता है, बट जस्ट कीप रिवाइजिंग इज द ओनली थिंग जो आपके सारे टीचर्स आपको बोल रहे होंगे। आज हम क्लास 12 का, अच्छा सुनो, ऑन अ गुड नोट हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं ऑन अ गुड नोट आप लोगों को पहले एक बात बता दूं। 11th की क्लास खत्म हो चुकी है, ठीक है। चैट्स बाद में ऑफ कर दूंगी और अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी आप मेरी बात सुनो। नो बैकलॉग्स है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ जुअलॉजी का नहीं होना चाहिए, सिर्फ बॉटनी का नहीं होना चाहिए। आपके पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुअलॉजी, बॉटनी, और चारों सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 3 में बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में, मैं बता रही हूँ 3 में बहुत अच्छा करोगे और 1 में बहुत अच्छा भी नहीं हुआ तो बैलेंस होता है पेपर। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहे हो, 2 सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर रहे हो तो अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल आपको इस तरीके से पेपर को देना होता है कि कोई भी चीज बहुत खराब नहीं होनी चाहिए। अगर एक चीज थोड़ी कम अच्छी है तो 3 चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो बैलेंस्ड होता है, ठीक है ना? अब आप मेरी बात एक बारी सुनिए। ऑब्वियस सी बात है, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन अब जैसे हमारे जुअलॉजी में क्या बोलते हैं, हम क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं ना, और 12th की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जैसे आपकी क्लास 11th की। और देखो अगर मैं सच बात बताऊं आपको, जब भी मैं आप लोगों को कोई चीज बताती हूँ ना, और फिर जब हम उस आपसे उसका अपडेट लेते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो बात को फॉलो ही नहीं किया। आप सिर्फ और स्ट्रैटेजी, रिवीजन और ये सारी चीजें पूछते हो, बट फॉलो करने पे आते हो तो फिर आप फॉलो नहीं करते हो। जैसे कि जब छठ पूजा का भी टाइम था, दिवाली का टाइम था, तो आप लोगों को मैंने बोला, भले ही आपके कुछ कुछ क्लासेस शायद बीच में आ रही होगी, बट फिर भी वो वर्कलोड नहीं था आप लोगों के पास जितना रेगुलर दिनों में आपके पास होता है। आप लोगों को बोला मैंने कि उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, पर बहुत सारे लोगों ने उसको भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। वो टाइम चला गया, फिर यूटिलाइज नहीं किया, अब क्या करे, अब क्या करे, है ना? तो सिर्फ आपको मोटिवेशन नहीं लेनी है, उस चीज को अप्लाई भी करना है, तभी आपका भला होगा। अब क्लास 11th आपकी खत्म हो चुकी है जुअलॉजी की, क्लास 12th हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए, ठीक है ना?
और ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं बोल रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। अब बेटा देखो, अब आपका क्लास 12 स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करो। आपकी अटेंडेंस बेटा रेगुलर, आप रिकॉर्डेड देखते हो, आप लाइव देखते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब आप क्लास में जब चीजों को फॉलो करोगे तो क्लास में बहुत अच्छी तरीके से आप रेगुलरली बेटा कंटेंट को फॉलो करना। बॉटनी, जूलॉजी तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मैक्सिमम कंटेंट बेटा क्लास में रिटेन हो जाएगा, ठीक है ना। पहले मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो एक बारी प्लीज, है ना। तो आप लोगों को क्लास में क्लास 12 का कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से बेटा प्रिपेयर करना है। अब भी अगर तुम लोग नहीं करोगे, फिर तुम बोलोगे कि अब क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, अब क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, तो फिर सिर्फ पूछते रहोगे बेटा और मोटिवेशनल सेशंस देखते रहोगे, कुछ हो नहीं पाएगा। आप क्लास 12 अब जब स्टार्ट करोगे तो इसको बहुत सिंसियरली बेटा फॉलो करना, क्योंकि अब आपको क्लास 12 भी पढ़नी है और आपको 11th का रिवाइज भी करना है, बाद में आपको 12th का भी रिवाइज करना है। तो 12th को इतनी बढ़िया तरीके से बेटा आप क्लासेस में कवर करो। साथ में जस्ट जैसे ही क्लास खत्म होती है ना बेटा, जो भी सब्जेक्ट आप दिन का पढ़ते हो ना, उस कंटेंट को सेम डे बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करो, ताकि अब से जो भी कंटेंट आप बेटा क्लास 12 का प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हो, उसके रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। आप मेरी बात को समझो, क्योंकि अब क्लास 12 खत्म होगी, पैरेलली 11th को रिवाइज करना है। और ऐसा तो नहीं है कि आप 12th को रिवाइज ही नहीं करोगे एग्जाम से पहले, 12th को भी रिवाइज करोगे ना। तो क्लास 12 को इतनी अच्छी तरीके से साथ के साथ कवर करना। और हम स्टार्टिंग से भी बोलते हैं, जो बच्चा डेली का एक बार क्लासेस हो गई ना, उसके बाद क्लास का कंटेंट अगर आपने साथ के साथ रिवाइज कर लिया, कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। 12th का साथ के साथ करना, ताकि 12th के रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। द मोर यू विल, एंड आई एम टेलिंग यू बेटा, द की टू गुड नीट एग्जाम इज रिवीजन, द नंबर ऑफ रिविजन्स दैट यू आर गिविंग। आपको अगर बायोलॉजी में भी कुछ चीजें मेमोरी बेस्ड हैं, अगर आपको लर्न रखनी है, डेटा याद रखना है, क्योंकि डेटा इज समथिंग, या कोई भी थ्योरेटिकल चीज ऐसी होती है, अगर कुछ पोर्शंस ऐसे हैं तो द नंबर ऑफ टाइम्स यू विल रिवाइज, उतना जल्दी आप क्वेश्चंस मार्क कर पाओगे। तो आपको उस एग्जाम को भी बेटा इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है कि आप ना अटेम्प्ट टाइम मैनेजमेंट सही से कर पाओ। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आई थिंक इतना काफी है। अब हम बेटा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूं, रिवीजन इज द की। आप बाकी लोगों की बातों पे मत जाइए बच्चों, आप एक दूसरे की बातों पे मत जाइए, आप टीचर्स की बात सुनिए। और मैं आपसे कह रही हूं बेटा कि अगर आप अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाएंगे, दो ऑप्शंस में जो कंफ्यूजन्स होती हैं आपको, वो कंफ्यूजन्स नहीं होंगी, क्वेश्चंस आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। और जल्दी अटेम्प्ट करने का फायदा ये होगा कि आपको कम टाइम लगेगा, है ना, आपको क्लिक जल्दी कर जाएगा पेपर, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज किया है कि एनसीईआरटी की लाइंस अगर आपके क्वेश्चंस में आती हैं तो आप बहुत फटाक से उसका आंसर मार्क कर पाएंगे। एंड दो दैट टाइम दैट यू विल सेव इन द पेपर, वो कहीं ना कहीं आपके बाकी रेस्ट किसी भी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट में यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, चलिए इसी बात के साथ में क्या हम शुरू करें फिर आज का लेक्चर? यस एवरीबॉडी, ठीक है ना। एंड रिलैक्स माइंड के साथ में आप समझिए इस बात को कि आप सभी बच्चों के लिए वो एग्जाम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए है। जो बेटा डर और थोड़ा स्ट्रेस आप फील कर रहे हो, वो सारे बच्चे फील कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी एग्जाम के लिए होता है। आज मैं भी कोई एग्जाम ऐसा अगर देने जाती जो बेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता, तो आई वुड हैव फेल्ट द सेम। तो ठीक है ना, वो फीलिंग्स जेन्युइन है, इट्स ओके। लेकिन उसका सोल्यूशन ये है कि पढ़ाई करनी है। और अब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। एवरीबॉडी मुझे एक बारी बता दीजिए हाउ इज दी जोश। एंड हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, हम आपके साथ हैं, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है बेटा, है ना, पढ़ना है, डरना नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना ही सोल्यूशन है बेटा। देयर इज सिंपल भाषा है, पढ़ना है बस, कोई मोटिवेशन कुछ नहीं है बेटा, पढ़ना है, पढ़ना ही है और वही उपाय है। ठीक है ना, चलिए बेटा शुरू करेंगे। और बहुत प्यारे चैप्टर्स हैं आपके क्लास 12 के। ह्यूमन देखो, रिप्रोडक्शन एक यूनिट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उनमें 2 चैप्टर्स हैं। फिर हमें पढ़ना है, एंड सच में बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। क्वेश्चंस भी देखोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट कंप्लीट करेंगे। फिर आई थिंक तुम लोगों का बायोटेक्नोलॉजी वाली एक यूनिट है, बायोटेक प्रिंसिपल है, बायोटेक एप्लीकेशंस है, अगेन वंडरफुल चैप्टर्स बेटा। एंड देन यू हैव ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, एंड देन यू हैव इवोल्यूशन, ये चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है ना, तो आज जिस चैप्टर से हम शुरू करने वाले हैं, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। विद अ स्माइल बेटा, विद अ स्माइल एंड विद पॉजिटिविटी स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है ना, स्टार्ट अटेंडिंग द लेक्चर। ठीक है ना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हमें शुरू करना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। चैट्स ऑफ कर रही हूं सपोलो, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम लिखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंपेयर्ड टू
द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ थोड़ा छोटा सा चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसकी सीक्वेंसिंग बताती हूँ, जिस सीक्वेंस में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले, ठीक है। एवरीबॉडी बेटा, एवरीबॉडी, ठीक है ना, सिट स्ट्रेट, एकदम सिट स्ट्रेट, नोटबुक खोल लीजिए, साथ साथ बेटा पढ़ते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, क्या मैं बोल रही थी कि इस चैप्टर को हम किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा मैं इस चैप्टर में पढ़ाती हूँ आपको पूरे मेल्स से रिलेटेड जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, सारे स्ट्रक्चर्स की डिटेलिंग, मेल से एसोसिएटेड जो गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, सब कुछ हम मेल्स का सबसे फर्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे। जैसे मेल्स का पार्ट कवर हो जाएगा, फिर वी विल बी स्टार्टिंग विद द फीमेल वाला पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग। देन फीमेल्स में oogenesis हम पढ़ेंगे, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ेंगे, फीमेल्स रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो एक पार्ट में मेल्स रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली, एक पार्ट में हम फीमेल्स रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेंगे, और फिर बेटा हम जाएंगे, जब हम दोनों के सिस्टम्स और सारे प्रोसेसेस को समझ पाएंगे, फिर हम फर्टिलाइजेशन में जाएंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, फिर हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, किस तरीके से बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उस वाले पोर्शन को बेटा कवर करेंगे, और लास्ट में फिर ऑब्वियस सी बात है बेटा गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस ऑफ दिस चैप्टर। शुरुआत करते हैं, आज हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, एंड आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बातें कुछ कवर करने वाले हैं। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, आपका गोल भागना नहीं है बेटा, आपका गोल भागना नहीं है, मेरा गोल भी आपको भगाना नहीं है सिर्फ, ठीक है ना, और निपटाना नहीं है। गोल हमारा ये होना चाहिए बेटा कि हम जो भी जितना भी पोर्शन पढ़े, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, जो फालतू की चीज है बेटा तुम्हें सोचनी नहीं है, उस चीज पे दिमाग मत लगाना। सिलेबस एवरीथिंग इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो आप गोल ये सेट कीजिए कि जितना क्लास में पढ़ेंगे ना, सब कुछ क्लास में लर्न करते हुए चलेंगे, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हम बेसिकली ह्यूमंस की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, और रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। अगर मैं इस रिप्रोडक्शन वर्ड को बेटा तोड़ूं, तो रिप्रोडक्शन वर्ड में दो टर्म्स हैं, री मतलब वापस से, है ना, और एंड प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, वापस से प्रोड्यूस करना, है ना। सिंपल भाषा में अगर रिप्रोडक्शन देखें, क्या प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, है ना, बच्चे पैदा करना, सिंपल सी बात है, बच्चे पैदा करना, है ना। आप जब इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इवोल्यूशन में एक चीज पढ़ेंगे, डार्विन ने फिटनेस की एक डेफिनेशन दी थी कि वो इंडिविजुअल सबसे ज्यादा फिट होता है जो रिप्रोडक्टिवली फिट होता है। ऑब्वियसली बात है बेटा, नेचर जिसको, नेचुरल सिलेक्शन की बात करते थे, वो कहते थे नेचर जिसको फेवर कर रहा है उस वक्त में, जो सर्वाइव कर रहा है, जो सबसे ज्यादा फिट है, वो रिप्रोडक्टिवली सबसे ज्यादा फिट है, वो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, सबसे ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, प्रोजेनी मतलब बच्चे पैदा करना, है ना। सो ही इज द फिटेस्ट इंडिविजुअल। ऑफ कोर्स, क्यों पैदा करने हैं बच्चे, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, इज फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, है ना, ताकि जनरेशन कंटिन्यूड रहे, दैट इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई बात, आम भाषा में बच्चे पैदा करना, टू प्रोड्यूस अगेन ऑफ ओन टाइप फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो बच्चे पैदा करने हैं, तो इसमें क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं जो बिल्कुल इंट्रोडक्शन, आज मैं सबसे फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन वाला ही कराऊंगी, बेसिक बातें करेंगे हम सबसे पहले। सो ह्यूमन को अगर रिप्रोड्यूस करना है, अच्छा हम कैसे एनिमल्स हैं, हमारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, अगेन ये भी बेसिक, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्यों है, क्योंकि हमारे में गैमीट्स बनते हैं, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, फीमेल प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमीट ओवा और एग, मेल प्रोड्यूसेस द मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म कहते हैं। तो हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो गैमीट फॉर्मेशन के थ्रू होता है ना, फिर इसीलिए हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हो गए, तो अलग अलग हमारे इंडिविजुअल्स हैं, गैमीट्स बन रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, और इस तरीके से बेटा हमारा रिप्रोडक्शन होता है। दूसरी बात, हम वीवी पैरस है, क्योंकि हमने बेटा अभी एनिमल किंगडम में भी ये वाली बात पढ़ी थी कि मैमेलिया, मैमल्स आर वीवी पैरस विद सम एक्सेप्शंस, तो हम वीवी पैरस होते हैं। सो वी डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वन। ऐसा नहीं है बेटा, ये वाला जो मैंने बोला ना, गैमीट बनता है, अंडा बनता है, एग, तो ये वो वाला अंडा नहीं है बेटा जो बर्ड्स वाला अंडा, नो नॉट दैट अंडा, वो तो बेटा ओवी पैरस हो गया ना। हम डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वन, है ना, अपना ही छोटा वर्जन थे ना, तुम छोटू वर्जन थे जब पैदा हुए थे डायरेक्टली, तो वी आर वीवी पैरस। इसको सबसे पहले स्टार्टिंग में कवर करते हैं, फिर हम करेंगे हमारे क्या क्या बेटा रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या बेटा सीरीज ऑफ चीजें होती है
जिससे कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सके। व्हाट आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो हम बस कवर करते हुए चलते हैं। सपोलो री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं बेटा, तो मैं लिख सकती हूं रिप्रोडक्शन, है ना। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मैं लिख सकती हूं प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। And why do we need it? For the continuity, for the continuity of generation, ठीक है ना, for the continuity of generation. This is the need of reproduction. सही बात है मैम। अब मैम जैसे कि आपने बहुत ही एक बेसिक बात कही कि ह्यूमंस क्या होते हैं, तो अगर हम देखें ह्यूमंस आर नंबर 1 आपने बताया मैम, हम वी आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअली reproducing organisms. And what do we mean by saying sexually reproducing organisms? We mean to say gametes are formed male producing, gametes are involved in reproduction basically, producing sperms. एंड बेटा फीमेल में क्या प्रोड्यूस होता है, ओवा और एग, फीमेल प्रोड्यूसिंग ओवा और एग, ठीक है ना। एक सेकेंड देना सपोलो। दूसरी बात, वी आर विविपेरस गाइस, बहुत बेसिक बातें बता रही हूं बेटा यार। पानी और अच्छा, थैंक यू भैया। अनिरुद्ध थोड़ा सा एसी का, क्या पानी नॉर्मल, हाँ ठीक है भैया, ठंडा नहीं नॉर्मल, एसी ऑन कर देना बस, थैंक यू। सो वी आर विविपेरस बेटा, विविपेरस का मतलब होता है डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वन, डायरेक्टली गिविंग बर्थ, कितना बोलने में इजी लगता है ना ये वाला स्टेप, है ना। बट द फैक्ट्स आर एक्चुअली इट्स नॉट दैट इजी प्रोसेस, ठीक है ना, द पार्चुरेशन प्रोसेस। डन कर लीजिए सपोलो एवरीबॉडी, डन कर लीजिए। अब हम बेटा इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, जो कि अगेन सुप्रीमली इजी चीज है। इजी का मतलब ये नहीं होता कि आपके पेपर में नहीं पूछा जा सकता, पेपर में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में बिल्कुल ये वाली बात दी हुई है कि हमें अगर रिप्रोड्यूस करना है या बच्चे पैदा करने हैं तो व्हाट आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरे चैप्टर में एक्चुअल में हम इन्हीं इवेंट्स को पढ़ रहे होंगे गाइस, हम इस पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में इन्हीं इवेंट्स को पढ़ रहे होंगे। सो वी आर गोइंग टू राइट, मैं एक ना कलर चेंज करती हूँ, ये वाला कलर, ठीक है ना। सो लेट्स राइट सपोलो इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। सबसे पहला इवेंट मैम, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होनी चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, वो है गेमीट्स, है ना, गेमीट्स का फॉर्मेशन। तो द वेरी फर्स्ट इवेंट दैट शुड बी देयर फॉर रिप्रोडक्शन इज गेमीटोजेनेसिस। अगर मेल में गेमीटोजेनेसिस हो रहा है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, अगर फीमेल में गेमीटोजेनेसिस हो रहा है उसे oogenesis बोल रहे हैं। तो अगर हमें रिप्रोडक्शन करना है सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए बेटा, गेमीट फॉर्मेशन। फटाफट से लिखते जाते हैं, बहुत इजी चीज है बेटा, है ना। और इसे सिक्वेंशियली याद रखना है कि ये सारे इवेंट्स इस तरीके से होने चाहिए टू रिप्रोड्यूस, है ना। सो नंबर 1 इज गेमीटोजेनेसिस, नंबर 1 इज गेमीटोजेनेसिस। आप इस शब्द को भी तोड़ के देखेंगे
तो आपको इस शब्द का अर्थ मिलेगा बेटा। जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, गेमीटो का मतलब होता है गेमीट। गेमीट की जनरेशन, गेमीट की फॉर्मेशन इज गेमीटोजेनेसिस। तो अगर मैं गेमीटोजेनेसिस कह रही हूं तो गेमीटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और अगर मैं कह रही हूं इट इज अ मेल, the gametogenesis is called as spermatogenesis. If it's a female, gametogenesis is known as oogenesis. ठीक है ना? अरे यार सॉरी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और देखो ना इसके वर्ड गैमीटोजेनेसिस, गैमीटो मतलब गैमीट, जेनेसिस का मतलब जनरेशन है ना, वैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब जनरेशन, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, ठीक है ना, वही मतलब है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स या जनरेशन ऑफ स्पर्म्स, इट इज द सेम थिंग। फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग, ठीक है ना। अब नंबर 2, गैमीट तो बन गए, रिप्रोडक्शन करना है। हमारे में क्या होता है बेटा, ह्यूमंस में गैमीट का ट्रांसफर, मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। उस स्टेप को बोला जाता है इंसेमिनेशन। गैमीट तो बना लिए, अब गैमीट्स को एक दूसरे के पास भी लेके आना है, क्यों? ताकि फ्यूजन हो सके, ताकि जाइगोट बन सके, ताकि अल्टीमेटली बेटा एक बेबी बन सके, है ना। सो द सेकेंड इवेंट दैट शुड टेक इज द ट्रांसफर ऑफ गैमीट। अब हमारे में क्या होता है, मेल गैमीट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल्स बॉडी, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज insemination. Insemination is simply the transfer of the male gamete into the female reproductive tract. That step is called as insemination. Easy है ना। तो insemination का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर, कि मेल गैमीट को हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एक्चुअल में ये दोनों चीजें ना, फर्टिलाइजेशन ऐसे आप ना कई जगह पे पढ़ोगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो ये दोनों चीजें फर्टिलाइजेशन से पहले हो रही है ना, तो वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हुई। फर्टिलाइजेशन होने से पहले गैमीटोजेनेसिस होना चाहिए और ट्रांसफर ऑफ गैमीट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद बेटा जैसे ही गैमीट का ट्रांसफर हो जाएगा, आप पूरे प्रोसेस को पढ़ोगे, गैमीटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को पढ़ोगे, इंसेमिनेशन के बाद क्या क्या चीजें होती है उस पूरे प्रोसेस को पढ़ोगे, और इवेंचुअली वन हैज टू विन द रेस, ठीक है ना। एक ही रेस क्यों जीतता है, एक ही रेस, वो तो बाद की कहानी है, बट एक स्पर्म और एक ओवा फ्यूज कर जाती है तो बनता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं जाइगोट, एंड दैट फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बन जाता है, ठीक है ना। इसके भी पूरे प्रोसेस को हमें पढ़ना है बेटा कि कैसे होता है। बट नंबर 3 होता क्या है, फर्टिलाइजेशन। Fertilization is actually the fusion of gametes to form a zygote, जो कि एक सिंगल सेल है, ठीक है ना। अब होंगी बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन हो चुकी है बेटा, सपोला बनने की तैयारी हो चुकी है गाइस। सपोला इज इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, है ना, तो सपोली में नहीं बोलती हूँ क्योंकि इट्स द सेम, सपोला इज अ सपोला एंड अ सपोली। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ दिस जाइगोट इज नॉट इवेंचुअली गोइंग टू, ऐसे फटाक से नहीं हो जाएगा। जाइगोट बनता है बेटा, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे, जाइगोट बनता है फीमेल की फैलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। फर्टिलाइजेशन बेसिकली फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला रीजन में होती है, और अल्टीमेटली अब देखो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो हो गई, लेकिन बेटा तुम जिंदा कैसे रहोगी जिंदगी में, उस जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे बेटा, माँ के सहारे से। एक्चुअल में जो अगला स्टेप होता है उसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट होने का मतलब होता है, इम्प्लांट होने का मतलब होता है इम्प्लांट होना, इम्प्लांट होने का मतलब होता है चिपकना, ठीक है ना।
चिपकना कहाँ बेटा, कहाँ चिपकना पड़ेगा? सारी चीजें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जब आप मम्मी के यूट्रस के अंदर हो गए, अभी डेवलप करोगे, सारी चीजें हम मदर से ही लेते हैं। तो ये जो जाइगोट बनता है ये नहीं चिपकता एक्चुअल में, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे शब्द यूज किया हुआ है। एंड मैंने तुम्हें एनिमल किंगडम पढ़ा दिया है ना। हाँ, कंफ्यूजन हो जाती है, अर्जुना बैच है या यकीन बैच है। लक्ष्य देखो, मुंह से लक्ष्य निकल रहा है, ठीक है ना। एनीवे, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, सपोलो एक्चुअल में ये जाइगोट डिवाइड करता है, फैलोपियन ट्यूब में ये जाइगोट बनता है, फिर वो डिवाइड करता है। जब मैंने तुम्हें बेटा 3 जर्म लेयर पढ़ाई थी ना, तो वहां पे मैंने बताया था कि ये जाइगोट डिवाइड करेगा, 2 सेल स्टेज बनती है, फिर डिवाइड करता है, 4 सेल्स बनते हैं, फिर 8 सेल्स बनते हैं, फिर 16 सेल्स बनते हैं। इस तरीके से बेटा डिवीजन चलती रहती है, और एक स्टेज बनता है जिसे कहा जाता है ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट, जिस स्टेज में जाके आप मम्मी के यूटरस में एक लेयर है जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, उस लेयर से जाके चिपक जाते हैं, जिसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन। उस स्टेप को कहा जाता है इम्प्लांटेशन, फिर इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे ना फिर भी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कोई बच्चा होगा जो कहेगा कि मैम हम तो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये हमारी जिंदगी का पहला चैप्टर है, तो हमें प्लीज बता दो क्या बोला आपने। ये ओवा, ये स्पर्म, तुम मिले तो क्या बना? जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करता है सपोलो 2, 4, 8, 8 की जगह मैंने कुछ ज्यादा बना दी है, 8 से 16 ऐसे होता है एक्चुअली। एनीवे ज्यादा ही बना देती हूँ। इवेंचुअली एक स्टेज बनती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्ट्यूला। मैं बना के यहाँ पे बता रही हूँ, मैं तो डिटेल में तुम्हें पढ़ाऊंगी ही, बट थोड़ा सा बनाने में कुछ नहीं जाता सपोलो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे 2 सेल स्टेज बनी, ऐसे बेटा 4 सेल स्टेज बनी, ऐसे 8 से 16 सेल स्टेज बनती है, जैसे मॉर्यूला, अर्ली मॉर्यूला, लेट मॉर्यूला, एवरीथिंग आई विल टीच यू इन डिटेल। एंड देन बेटा देयर इज अ स्टेज कॉल्ड एज ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्ट्यूला या ब्लास्टोसिस्ट ये वो स्टेज होती है बेटा जिस स्टेज में ये भाई साहब या व्हाटएवर ये क्या करेंगे, यूट्रस के एंडोमेट्रियम पे जाके चिपकते हैं, ठीक है ना। बनाना है क्या मैम? नहीं बेटा, सिर्फ देखना है। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। ये देखो, ये मैंने यूट्रस थोड़ी सी बनाने की कोशिश की है, और मैं अब इतना बड़ा सा तो नहीं बना पाऊंगी सपोलो, तो मैं एक छोटा सा बना के दिखा, अरे यार छोटा सा बना के दिखाती हूँ। ये ठीक है ना। ओके गाइस, दिस इज एंडोमेट्रियम। अभी तुम इस चैप्टर में, वैसे तो देखो कई बच्चे जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, अरे यार मैंने इम्प्लांटेशन को यहीं पे दिखा दिया, चलो कोई नहीं, इसी स्टेप को इम्प्लांटेशन बोला ना, मैं इम्प्लांटेशन लिख यहाँ पे देती हूँ। इसको मुझे नीचे बनाना चाहिए था ना इस स्टेप में, बट कोई नहीं, डजेंट मैटर। इम्प्लांटेशन लिख लो यहाँ पे, इम्प्लांटेशन यहाँ लिख लो। इम्प्लांट होने का मतलब होता है अटैच होना। जैसे डेंटल प्रोसेस में आपने सुना होगा इम्प्लांट्स लगाए हैं क्या, इम्प्लांट्स अटैचमेंट होती है, ठीक है ना। सो इम्प्लांटेशन इज अटैचमेंट ऑफ, implantation is attachment of blastocyst with uterine endometrium, with uterine endometrium। डन डना डन डन कर लीजिए, ओके okay? Done everybody? Implantation done?
ओके अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? नंबर 5, बच्चा डेवलप करेगा। भाई कोई है नहीं क्या? गेस्टेशन। गेस्टेशन किसे कहते हैं? पूरा टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वो जो पूरे 9 महीने का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पीरियड है। मैं साइड हो जाती हूँ बेटा, 1 सेकेंड रुकना बेटा, 10 मिनट हो गए। एक तो ये वाला एसी ऑन कर देना, थोड़ा टेम्परेचर कम कर देना। ओ भैया पानी नहीं लेके आया ग्लास में, भैया आई थिंक बॉटल में देके चले गए। देखो गेस्टेशन क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। गेस्टेशन का मतलब है बेटा, हम ह्यूमंस के केस में कहते हैं 9 महीने का वो पूरा टाइम पीरियड जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का होता है उसे कहते हैं गेस्टेशन टाइम पीरियड। और जब गेस्टेशन हो जाती है फिर क्या होगा बेटा? अल्टीमेटली वो वक्त आएगा जिस वक्त का अगर तुम्हें पता होता तो तुम शायद मना कर देते। गाइस कितने बच्चे मुझसे अग्री कर रहे हैं? पार्चुरेशन का वक्त है ना। गेस्टेशन का मतलब है पूरा एंटायर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो 9 मंथ्स का हम कहते हैं। और फिर वो वक्त आता है जब लोग कहते हैं बधाई हो आपको सपोला या सपोली हुई है। बट अगर उस सपोले और सपोली से पूछा जाता डू यू वांट टू कम टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, डॉक्टर और इंजीनियर वाला, है ना, कितने प्रतिशत भारतीय कहते हैं जी हाँ हम आना चाहते हैं। गेस्टेशन इज एंटायर टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बड़ी अजीब बात है ना। और फिर बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी यहीं से शुरू होगी गाइस, यहीं से पार्चुरेशन। आजकल तो फिर भी बेटा देखो, मैं तो जनरलाइज नहीं कर सकती कि सब लोग ऐसे चेंज हुए हैं नहीं हुए हैं, बट जनरलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी काफी बदलाव आया है। पहले तो बहुत ज्यादा ऐसा होता था, यू नो, ऐसा नहीं है खत्म तो कोई चीज बेटा हमारे देश में। हमारे यहाँ पे जो फालतू की चीजें होती है ना, ट्रिवियल चीजें, और वो उनका उसका पार्ट तुम भी हो गाइस। तुम मतलब ये जो तुम्हारी जनरेशन है ना, ये भी है बेफालतू की और ट्रिवियल चीजों पे पूरा मुद्दा बना देते हैं, पॉइंट की बात करते ही नहीं, बेफालतू की चीजों पे पूरा डिस्कशन चलता है। पार्चुरेशन इज डिलीवरी ऑफ बेबी। तो पहले तो बेटा बहुत ज्यादा ऐसा होता था, है ना। अब तो थोड़ी बहुत फिर भी बेटा अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हुई है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। डिलीवरी ऑफ बेबी यही है और यही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। इस पार्ट में किसी को कोई दुखद समस्या तो एक बार ही बता दीजिए, ठीक है ना। एक देखो कमेंट खोलते ही हार्दिक कह रहे हैं मैम कल ही मैंने बैच ज्वाइन किया है। बेटा लेकिन कल तूने क्यों ज्वाइन किया एक बार मुझे बता दो। डिलीवरी ऑफ बेबी की जगह ऐसे लिख लो यार, सपोला या सपोली। उससे पहले क्या कर रहा था बेटा? डन 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 एवरीबॉडी, डन 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 डन। बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, यस इजी। आई थिंक सब लोगों ने कर लिया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब बेटा क्रिस्टल क्लियर तो हो ही गया है, मैं थोड़ी सी एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ कि छोटी सी बात करी हुई है एनसीईआरटी, एक बार देख लीजिए आप बेटा एनसीईआरटी तो, है ना। यस यस, देखिए एज यू आर अवेयर humans are sexually reproducing and humans are viviparous animals. The reproductive events in humans includes gametogenesis यानी गेमीट का फॉर्मेशन, sperm in male, ovum in female, फिर ट्रांसफर ऑफ गेमीट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिसे कहते हैं इंसेमिनेशन, फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन जिससे बनता है जायगोट। इट इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, जो मैंने आपसे कहा कि वो जो क्या बोलते हैं वो हो के डिवाइड हो के बनता है। एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर पूरा 9 महीने का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, गेस्टेशन, और फिर बेटा बधाई दो यानी कि पार्चुरेशन, ठीक है ना। यू हैव लर्न्ड दैट दीज
दीज आगे कट चुका है बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब हम बेटा कुछ बातें करने वाले हैं, अगेन बेसिक प्राइमरी। बेटा क्या मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तुम्हें समझाया हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैंने तुम्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बीच में डिफरेंसेस बताए थे, क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हाँ, यस एवरीबॉडी, चलो 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 चलो, इनको सपोला हुई है, सपोली हुई है, उसी में इंटरेस्ट है। अभी पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में, हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, अगेन बेटा ऐसी बातें हैं जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें थोड़ी बहुत केमिकल कोऑर्डिनेशन में बताई है, ये मत बोलना नहीं बताई है। अब जो पहली बार बेटा कल ही बैच ज्वाइन किए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं, वैसे भी आप देख पा रहे हो हम हर एक चीज बेसिक से पढ़ते हैं, तो हम वापस से भी पढ़ेंगे इसको। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं बेटा जो गैमीट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें गैमीट्स बन रहे हैं और जिनमें हार्मोन्स भी बन रहे हैं। जैसे इन केस ऑफ मेल इट इज अ टेस्टिस, इट इज टेस्टिस, एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज ओवरी, क्योंकि वो इन्वॉल्व है बेटा गैमीट फॉर्मेशन में। टेस्टिस में टेस्टिस इन्वॉल्व है स्पर्म बनाने के लिए, ओवरी इन्वॉल्व है बेटा ओवा बनाने के लिए, और हार्मोन्स भी बन रहे हैं। फीमेल्स में ओवरी में बन रहे हैं बेटा आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, है ना। और ओवरी में बनने का मतलब पता है ना कौन बना रहा है, ओवरी में बनने का मतलब भैया ग्लास में चाहिए था, नहीं भैया सिर्फ नॉर्मल पानी चाहिए, हाँ एक एक, हाँ नॉर्मल भैया एक। तो मैं भी तुम्हें ग्लास बोलने वाली थी, क्या बेटा मैं बोल रही थी कि बनते ओवरी में बन रहे, मतलब कहाँ बन रहे, याद करो हमारे फॉलिकल्स थे, डेवलपिंग फॉलिकल्स। कितने बच्चों को ये बात याद आ रही है, एक बार मैं कमेंट सेक्शन खोल के आपसे पूछ रही हूँ, कितने बच्चों को ये बात याद आ रही है। ओवरी बनाता है मतलब कौन बनाता है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स थे बेटा, डेवलपिंग फॉलिकल्स। इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिटेल में। फॉलिकल्स होते हैं, वो फॉलिकल्स मेनली सिंथेसाइज करते हैं ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। फिर अगर आपको याद आ रहा हो, एफएसएच हार्मोन उन फॉलिकल्स को ग्रो करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल को तोड़ता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो ओवरी बनाने का मतलब होता है ओवरी के अंदर वो स्ट्रक्चर्स है बेटा सारे जो एक्चुअल में ये हार्मोन्स बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड। तो मैम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए जो गैमीट फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, जो हार्मोन्स भी बना रहे हैं। मेल में मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि एक प्रकार का एंड्रोजन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन गैमीट फॉर्मेशन हार्मोन प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को, रिप्रोडक्शन को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं। सपोलो ट्रांसफर ऑफ गैमीट, मैच्योरेशन ऑफ गैमीट, किसी ना किसी तरीके से स्टोरेज ऑफ गैमीट, किसी ना किसी वे में रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। दोज आर योर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो लिख लेते हैं बेटा, हम लिखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज involved in gametogenesis, and production of hormones, example testis, मेल, ओवरीज फीमेल, ठीक है ना। अच्छा, एंड्रोजेंस ये भी लिख लो, वैसे तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमने लिखा ही है, फंक्शंस याद आ रहे हैं। टेस्टोस्टेरॉन एक प्रकार का एंड्रोजन है, सपोलो मेन एंड्रोजन है, ठीक है ना। यहाँ हम पढ़ते हैं ईस्ट्रोजन के बारे में बेटा, यहाँ हम पढ़ते हैं बेटा प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, है ना। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हम लिखेंगे दोज, थैंक यू भैया, धन्यवाद। those which support reproduction by transfer of gametes
एक्सेट्रा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, मैच्योरेशन, स्टोरेज एक्सेट्रा बेटा, अदर वे में एक्सेट्रा, है ना, बट नॉट बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, मैच्योरेशन में हेल्प कर रहे हैं। अदर, जैसे आप पढ़ोगे इन केस ऑफ मेल बहुत सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है, वास डिफरेंस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, रेटिटेस्टिस हो गया, ये सारे एसेसरी डक्ट्स में आप पढ़ोगे, या बाकी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बेटा अदर, वो सारे क्या है बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है। एपिडिडाइमिस हो गया, अभी मैं इन सारे स्ट्रक्चर्स को आपको पढ़ाऊंगी भी, एक्सेट्रा कर लो, है ना। फीमेल में आप पढ़ लो बेटा, आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूटरस हो गया, सर्विक्स हो गया, है ना, ऑल द रिमेनिंग अदर स्ट्रक्चर जो गैमीट नहीं बना रहे हैं बट अदर वे में रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूटरस हो गया, एक्सेट्रा। जो गैमीट बनाएगा और हार्मोन बनाएगा वो हो गया आपका बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो गैमीट हार्मोन नहीं बना रहा उसके अलावा बहुत सारी चीजें कर सकता है, ट्रांसफर ऑफ गैमीट में हेल्प कर रहा है, मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दोज आर कॉल्ड एज बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है ना, डन डनाडन डन कर लो यहां तक, डन डनाडन डन कर लो बेटा यहां तक। अब बेटा अगेन मैं एक बहुत ही बेसिक चीज तुम्हें बताने वाली हूँ, ठीक है ना, बहुत बेसिक चीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। मैंने एक हेडिंग डाली हुई है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स तो पढ़ रहे हैं कि गैमीटोजेनेसिस होता है, फिर इंसेमिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है, फिर गेस्टेशन होती है, फिर पार्चुरेशन होती है, सही बात है। फिर हमने पढ़ लिया ये सब क्या होते हैं, फीमेल और सॉरी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। फिर बेटा जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है मेल और फीमेल में, स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं ना, गैमीटोजेनेसिस वाला जो प्रोसेस है उनमें मेल और फीमेल में कुछ बेसिक अंतर होते हैं। अब मैं ना ये थोड़ा सा आपको यहीं पे बता रही हूं वैसे, लेकिन आप डिटेल में और बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़ेंगे आगे जब मैं आपको एक्चुअल गैमीटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी, है ना। और मेजरली एक्चुअल में गैमीटोजेनेसिस में अंतर होता है, मेल का जो गैमीटोजेनेसिस चल रहा होता है और फीमेल की जो गैमीटोजेनेसिस चल रही होती है उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। नीट में पूछा भी गया है, डिटेल में तो तब पढ़ाऊंगी जब मैं डिटेल में ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, बट अगर आपको इन जनरल देखना है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अगर मैं मेल्स की बात करूं, फीमेल्स की बात करूं, इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में खासकर की गैमीटोजेनेसिस में, तो मैं बेसिक बातें कुछ आपको यहां पे बता देती हूं। बेसिक बातें जैसे कि अगर आप एक मेल में गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस देखते हो तो मेल्स में गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस चालू होता है प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी का मान लो वही बेटा 10, 11, 12, 13, 14 साल की उम्र में, है ना, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्यूबर्टी, जवानी आना, आपने बहुत आम भाषा में सुना, जवान होगी ये लड़की या लड़का। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग इज प्यूबर्टी हिट कर रही है एंड देयर आर हार्मोनल चेंजेस। तो मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आप देखोगे तो वो प्यूबर्टी के वक्त में चालू होती है एंड इट कंटिन्यूज इवन इन ओल्डर मैन, इट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। लेकिन अगर आप एक फीमेल में देखोगे, oogenesis का प्रोसेस जो होता है वो फीमेल की एम्ब्रियोनिक लाइफ में चालू हुआ। फीमेल की एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीमेल जब मम्मी के यूटरस के अंदर थी वो बच्ची, उसके ओवरीज में oogenesis का प्रोसेस चालू हो गया था एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही। एंड बेटा वो एक लिमिटेड टाइम तक चलता है एंड इट स्टॉप्स आफ्टर अ व्हाइल, दैट इज मेनोपॉज। मैं आपको पढ़ाऊंगी ये पूरा प्रोसेस। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम आम भाषा में पीरियड्स के नाम से जानते हैं, है ना, वो पूरा प्रोसेस चलता है फीमेल्स में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आप पढ़ेंगे, एक एज के बाद 45 से 50 के अराउंड जो एज है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। नीट में आया सवाल भी है। तो उस वक्त में oogenesis रुक जाती है एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम बोलने वाली थी मैं, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज। चालू कब हुआ? एम्ब्रियोनिक लाइफ में। स्टॉप हो गया आफ्टर अ व्हाइल। लेकिन मेल्स में चालू होता है प्यूबर्टी के वक्त में एंड कंटिन्यू होता रहता है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ये पहले लिख लेते हैं बेटा। और कुछ तो बेटा ऐसे हैं जो मैं आपको तभी बताऊंगी ना। वैसे यही एक मेन डिफरेंस है जो मैं तुम्हें ना इस वक्त में बता सकती हूँ। इसके अलावा होते बहुत सारे डिफरेंसेस है बेटा, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे बता रही हूँ, है ना, क्योंकि उसको समझने के लिए ना तुम्हें oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को समझना पड़ेगा। जो अदर डिफरेंसेस है ना उसको समझने के लिए तुम उन प्रोसेसेस को पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी तुम उन डिफरेंसेस को पकड़ पाओगे। अभी तो लिखवा दूंगी तो रट लोगे। तो अगर मैं कहूं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में डिफरेंस, मैं स्पेसिफिकली इन दो इवेंट्स की बात कर रही हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब इन इवेंट्स की बात कर रही हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड मैं बात कर रही हूँ oogenesis।
है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस में बेटा मैं लिख देती हूं कि स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, है ना, 10 to ऐसे मान लो एवरेज 14 ईयर्स या 11 to 14 ईयर्स, है ना, वाला जो टाइम है, एंड कंटिन्यूज इवन इन older men. I mean it's a continuous process, but oogenesis starts in embryonic life. oogenesis starts in embryonic life या fetal life बोलते हैं, fetal जब आप मम्मी के यूट्रस के अंदर हो, fetal life and stops एट मेनोपॉज बेटा, पॉज लग जाना, रुक जाना, मेनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब बेटा पीरियड्स, है ना, तो मेनोपॉज का मतलब है व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। अच्छा, इस चैप्टर में कुछ कुछ बेटा ऐसी चीजें हैं, इन जनरल भी अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं भी हो, आप नीट का एग्जाम नहीं भी दे रहे हो, तो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके इन जनरल भी लाइफ में बेटा you should have basic knowledge of like this menstrual cycle. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी बेटा कुछ बेसिक नॉलेज ऐसी है, इवन इफ यू आर नॉट अ नीट एस्पिरेंट, तो भी अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी तो दैट्स एक्चुअली गुड, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा डिफरेंस इसीलिए बेटा यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो अदर डिफरेंसेस हैं वो हम तभी लिखेंगे जब हम एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है ना। एंड हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे बेटा, और हमें 2 डायग्राम बनाने हैं, जो दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए। पहले हम ओवरऑल डायग्राम बनाएंगे, और मैं आपको बोल रही हूं अगर आप डायग्राम को ध्यान से सुनोगे, आपको मैक्सिमम चीजें जो लिखनी है वो उसी डायग्राम में है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली जब मैं डायग्राम से रिलेटेड कोई भी चीज बता रही हूँ, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लूपिंग, फलाना डिमकाना, बिलो, बिहाइंड, पोजिशन वाइज, ठीक है ना। तो वो डायग्राम जब मैं आपको बताऊंगी, उस डायग्राम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम चीजें डायग्राम में ही हो जाएंगी। हाँ, जो लिखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना, डायग्राम में हो जाएगी। जब डायग्राम बन जाएगा फिर हम इंडिविजुअली उन सारे पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टेस्टिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स, ठीक है ना। तो हेडिंग डालते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेडिंग डालो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितनी मुझे बेसिक बातें बतानी थी काम की, उतनी मैंने बता दी है बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, देखो ऐसे बना के पढ़ो, आपको जैसे लिखना है आप नॉर्मल बेटा तरीके से लिख सकते हो, जरूरी नहीं है तुम्हें इतनी कलाकारी करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन है बेटा, तुमको पेज वेस्ट नहीं करना है, तुमको जैसे लिखना है लिखो। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं कह सकती हूँ मैम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जिन्हें मैं टेस्टिस कह रही हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में असेसरी डक्ट्स हैं। डक्ट्स वो होती हैं बेटा जो ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स और भी बहुत सारे फंक्शंस करती है जो मैं बताऊंगी। कुछ डक्ट सिस्टम है जिसे एसेसरी डक्ट्स भी कहते हैं या डक्ट सिस्टम भी कहते हैं। फिर बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का नाम ही ग्लैंड्स क्यों होता है क्योंकि वो सिक्रीशंस कर रही हैं। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं दोज आर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, जेनाइटल्स का पार्ट है जिन्हें एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ बेटा नंबर 1 द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं कि नंबर 1 इसमें है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेटा, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है ऑब्वियसली टेस्टिस। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसे क्यों बोला है ना बेटा। जब टेस्टिस में ना ES भी लिखते हो IS भी लिखते हो, क्या डिफरेंस है? IS मतलब सिंगुलर कह रहे हो तुम, जब भी किसी में ES लगा देते हो बेटा, प्लूरल वैसे भी बोलते हो, तो ES वाला प्लूरल है, दिस इज सिंगुलर, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। एंड नंबर 2 मैंने कहा कि मेल्स में होती हैं एसेसरी डक्ट्स, जिसका नाम ही है डक्ट बेटा, तो किसी ना किसी चीज को बेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा।
असेसरी डक्ट के सारे पार्ट्स मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स के थ्रू हम सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा, लेकिन अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, ओवरऑल एक चीज लिख रहे हैं। असेसरी डक्ट्स में सपोलो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई रेटे टेस्टिस, हमारे पास आ गई रेटे टेस्टिस, हमारे पास आ गया वासा एफरेंशिया, हमारे पास आ गया वासा एफरेंशिया, हमारे पास आ गया बेटा एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, हमारे पास आ गया वास डिफरेंस। दीज आर द पार्ट्स ऑफ मेल असेसरी डक्ट्स, जिन्हें हम डक्ट सिस्टम भी कहते हैं सपोलो, जिन्हें हम डक्ट सिस्टम भी कहते हैं। बहुत इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज। ओके, ऑल राइट। फिर मैम हमारे पास क्या आएगी, फिर हमारे पास आएंगे मैम कुछ ग्लैंड्स, जिन्हें हम कहते हैं मेल असेसरी ग्लैंड्स। लेट मी टेल यू सपोलो, जब हम फीमेल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो भी हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। एंड मैं तो बहुत सारे आपको जैसे गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ाऊंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस का, oogenesis का, हमेशा कंपेयर करके पढ़ाती हूँ, सो दैट तुमको ना कंपेरेटिव चीजें याद रहे। कंपेरेटिव पढ़ते हो और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। तो मैं ये टॉपिक भी पढ़ाऊंगी तो मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगी। यहाँ पे तुम टेस्टिस पढ़ रहे हो, वहां तुम ओवरी पढ़ोगे। यहाँ तुम रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस पढ़ रहे हो, वहां तुम पढ़ोगे फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। यहाँ तुम असेसरी ग्लैंड्स पढ़ रहे हो, वहां पे भी असेसरी ग्लैंड्स होते हैं, बट वो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। यहाँ ग्लैंड्स दिए हुए हैं, ग्लैंड्स के नाम दिए हुए हैं, अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। समाइनल वेसिकल्स होते हैं बेटा, समाइनल वेसिकल्स होते हैं बेटा। आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, एंड होते हैं बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, यहां पे आप पढ़ रहे हो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऐसा पार्ट जो एक्सटर्नली आपको विजिबल दिख रहा है, जिन्हें तुम एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोल रहे हो। जेनाइटल्स का पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, है ना, पीनस, स्क्रोटम, वहां पे भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, और वो अच्छी तरीके से दिया हुआ है बेटा, जिसे वल्वा भी कहते हैं, एंड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। सो वी विल कंपेयर, मैंने यहाँ पे भी कंपेयर कर दिया, वहां पे भी पढ़ेंगे वैसे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ सेक्शन ऑफ टेस्टिस, नो नॉट टेस्टिस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो छवियां दी हुई है बेटा, हम दोनों छवियों को बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक छवि बनाएंगे। एसी थोड़ा नॉर्मल कर देना, ठंडा हो गया ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, लोकेटेड कहाँ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? लोकेटेड कहाँ है बेटा? पेल्विक एरिया में, पेल्विस एरिया में, पेल्विस रीजन बोलते हैं, पेल्विस रीजन में लोकेटेड है ना, कह सकते हैं ना, लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। एंड मैंने आपसे बोला ना, आई प्रॉमिस यू दिस डायग्राम इज एक्चुअली वेरी इजी, बहुत आसान है, आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी देगा ये डायग्राम। आपको ग्लैंड्स की पोजीशन, आपको ग्लैंड्स के कितने नंबर होते हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड, आपको सारे डक्ट सिस्टम, एवरीथिंग, ये दो डायग्राम्स है ना, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी इन सारी चीजों में। तो एक्चुअल में डायग्राम के थ्रू जब आप चीजों को पढ़ोगे तो आपको ना, आपकी थ्योरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी कंसेप्चुअली। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड इन द पेल्विस रीजन, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, बताऊंगी बेटा कि पेयर्ड होती है ऑब्वियसली, मतलब 2 इन नंबर, है ना, along with accessory duct, glands and external genitalia। शाबाश। अब हम बेटा देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ गाइस, ये 2 बार आ गया है, ये पीपीटी ये वाला डिलीट कर दिया जाए। देखिए, एक ये वाला डायग्राम है, द सेक्शनल व्यू, और मैं आपको बताऊंगी, अभी पहले आप बनाइए, मैं आपको बताऊंगी ये डायग्राम एक्चुअल में आप अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड देन देयर इज दिस डायग्राम जो साइड व्यू है, एक्चुअल में किया तो आपने बेटा ऐसा ही सेक्शन है, और आप साइड व्यू देख रहे हैं तो आपको इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम लेकिन ये वाला सेक्शन बनाने वाले हैं जहां आपको पेयर ऑफ टेस्टिस बहुत क्लियरली नजर आएगी अगेन, ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ही हैं। तो कहां बनाए गाइस, ये आप हेडिंग डालेंगे बेटा, सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो मैं हेडिंग डाल देती हूं, बट मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करूंगी, सेक्शन ऑफ मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेंसिल से डायग्राम बनाना प्लीज। और मैं दोनों डायग्राम्स बनवाऊंगी, बट पहले जो डायग्राम बनाऊंगी ना उसी से आपको मैक्सिमम क्लैरिटी मिल जाएगी। जो दूसरा डायग्राम बनाएंगे ना वो काइंड ऑफ रिवीजन होगा। तो हेडिंग डाल लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और अब हम बनाने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। तो हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। एंड बेटा जब मैं टेस्टिस को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे टेस्टिस जो होती है, वैसे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो टेस्टिस जो होती है, अभी टेस्टिस अगर आप देखोगे इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। सो देर इज अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम, जिस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है। मैं जस्ट ओवरव्यू जनरल बता रही हूं आपको कि स्क्रोटम के अंदर बेटा टेस्टिस होता है, ठीक है ना। बनाना मत अभी, जैसे आई एम जस्ट टेलिंग यू कि देर इज अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम एंड स्क्रोटम इज इंटरनली बेटा इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपार्टमेंट्स। अंदर से स्क्रोटम में दो सैक्स हैं, ये दो कंपार्टमेंट्स हैं जिनमें बेटा टेस्टिस मौजूद होती है। सो बेसिकली वन पेयर ऑफ टेस्टिस। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ये टेस्टिस पहले से ही बाहर नहीं है। इनफैक्ट देयर आर कंडीशंस बेटा, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर निकल ही नहीं पाता। एंड दैट कंडीशन मैं भी तुम्हें बताऊंगी। लेकिन टेस्टिस जो है बेसिकली इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आपने शायद जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा व्हाट इज द रीजन, टेस्टिस बॉडी के अंदर क्यों नहीं है, बॉडी के बाहर क्यों है, स्क्रोटम के अंदर। तो स्क्रोटम के अंदर बेटा इसीलिए होती है क्योंकि टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको एक टेम्परेचर चाहिए होता है जो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, विच इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टेस्टिस बॉडी के बाहर रहे, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहे, विद इन दिस पाउच विच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम, ठीक है ना। स्क्रोटम सिंगल पाउच होता है बेटा, अंदर से उसमें दो सैक्स हैं, दो कंपार्टमेंट्स है, समझ गए। इसीलिए हम दो टेस्टिस अलग अलग ऐसे बनाएंगे। तो बच्चों को लगता है अरे क्या बोलते हैं पाउच क्या दो है, नहीं, पाउच देयर इज अ सिंगल पाउच जिसके अंदर टेस्टिस है, दैट इज स्क्रोटम। इंटरनली उसके दो कंपार्टमेंट्स है, गॉट इट। तो अब हम बनाने जा रहे हैं गाइस। अरे एक टेस्टिस इधर, एक टेस्टिस इधर, डायग्राम वैसा बनेगा बेटा जैसे मैंने तुम्हें बनाया। तो और राइट और लेफ्ट हम लेबलिंग करेंगे। और मैं ना सबसे पहले पता है कौन सा स्ट्रक्चर बना देती हूँ, यहाँ पे मैंने यूरिनरी ब्लैडर बना देती हूँ। मैं यूरिनरी ब्लैडर क्यों बना रही हूँ अभी मैं बताऊंगी बेटा। मैं ये यूरिनरी ब्लैडर पहले से बना देती हूँ, और मैं इनफैक्ट बच्चों थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ इसको, रुको। ठीक है, और मैं इनफैक्ट यूरिनरी ब्लैडर से निकलता हुआ एक डक्ट बना रही हूँ। ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब तुम बोलोगे क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि तुमने बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन चैप्टर तो पढ़ लिया है, और उसमें तुमने पढ़ा है अबाउट दिस। दिस इज व्हाट? दिस इज यूरेथ्रा बेटा, जो यूरिन को कैरी करेगी। दिस इज यूरेथ्रा। मैं इसे पहले से बना रही हूँ, मेरे पास रीजन है, रीजन अभी बताती हूँ क्यों बना रही हूँ इसे पहले से। आई थिंक ठीक है, ठीक है ना। ये मैंने ना बेटा यूरिनरी ब्लैडर बनाया ऊपर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और ये मैंने यूरेथ्रा बनाई है बेटा जिसमें से ना यूरिन पास होगा, ठीक है ना। अब बॉडी के बाहर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से ही निकलती है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर जाता है। तो मैंने ये वो बना के रखा है, ठीक है ना। ये देखो एग्जैक्ट, और स्पेस इतना ही रखना बेटा जैसा आपका ये डायग्राम बन पाए, एग्जैक्टली इतने ही स्पेस का, मतलब आधे पेज के स्पेस में ऐसा सा डायग्राम बनेगा। तो ये क्लैरिटी अपने पास रखना, ठीक है ना। चलो अब कंटिन्यू करते हैं और बनाते हैं बेटा स्ट्रक्चर, ओके। चलिए पेंसिल से बनाना बेटा, क्योंकि मेरे पास तो मिटाने का ऑप्शन है, ठीक है ना। आप नहीं मिटा पाएंगे। इसको कॉपी कर सकते थे ना, पर नहीं, कॉपी करके बना नहीं पाऊंगी ना, रहने दो। एक टेस्टिस इधर, एक टेस्टिस इधर, वन पेयर ऑफ टेस्टिस।
ऑल्सो बेटा लेट मी टेल यू, इसमें जो ये डायग्राम बनाया हुआ है ना बेटा, ये तो हम ना बेटा ये डायग्राम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में बनाएंगे। तो ये मैं सोचना है ये जो अंदर बेटा सारा कार्यक्रम बनाया हुआ है ये हम अभी नहीं बनाएंगे। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बनाएंगे तो हम ये अंदर का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में बनाएंगे। अभी जैसा आपको इस साइड दिख रहा है ना बेटा, कुछ कुछ इस तरीके का डायग्राम बनने वाला है, ठीक है ना, वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में हम बनाएंगे। अब फिलहाल देखो ये मैंने क्या क्या बनाया, एक एक बनाती भी जा रही हूँ, एक एक लेबलिंग करते जा रही हूँ। दिस इज टेस्टिस, दिस इज टेस्टिस जो कि बेटा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी मौजूद होता है विद इन अ पाउच कॉल्ड एज स्क्रोटम, और अंदर से स्क्रोटम दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है या दो सैक्स में डिवाइडेड है, क्योंकि हमारे पास वन पेयर ऑफ टेस्टिस है। सो दिस इज वन टेस्टिस, दिस इज वन टेस्टिस, एंड ये किसके अंदर मौजूद है बेटा, स्क्रोटम के अंदर मौजूद है। स्क्रोटम के अंदर बेटा कंपार्टमेंट्स है, तो दिस इज द स्क्रोटल कंपार्टमेंट या स्क्रोटल सैक, ठीक है ना। अब इंटरनली तुम टेस्टिस में देखोगे बेटा, टेस्टिस में स्पर्म्स बन रही है। मैं आपको अभी बताऊंगी बेटा ये कौन सा व्यू है, कहां से हम देख रहे हैं, किस तरीके से ऑब्जर्व करें, सब कुछ बताऊंगी। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस चल रही है। टेस्टिस के अंदर से स्पर्म्स को लेके जाने के लिए बेटा डक्ट सिस्टम होती है। मैंने डक्ट सिस्टम में कुछ कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये मैंने सारे डक्ट सिस्टम के पार्ट लिखे हैं। जब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बताऊंगी तो जो डायग्राम तुम अभी देख पा रहे थे ना, मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाया, तो मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में रेटेटेस्टिस दिखाऊंगी, वासा एफ्रेंशिया दिखाऊंगी। अभी मैं आपको वो स्ट्रक्चर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं अंदर टेस्टिस का स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ। अभी आपको कौन सा स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा, अभी आपको ना टेस्टिस के एनसीईआरटी कहती है अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दे आर सेइंग पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर का मतलब क्या है यहाँ पे, बट फिलहाल तुम्हें टेस्टिस के सरफेस पे बेटा एक बहुत ही कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिन्हें कहा जाता है बेटा एपिडिडाइमिस, ठीक है ना, जो मैं इस कलर से बना रही हूं। सो देयर इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट अलोंग द posterior surface of each testis, and that coiled structure Apollo is known as epididymis. That coiled structure is known as Apollo epididymis. तो एक तुम्हें बहुत ही coiled structure जो दिखेगा बेटा आपको along the surface of each testis is called as epididymis. ये एपिडिडाइमिस ये डक्ट सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि बेटा डक्ट सिस्टम का काम है स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लेके जाना। स्पर्म बन तो गया टेस्टिस के अंदर, अब उसको बाहर तो लेके जाना पड़ेगा, तो डक्ट सिस्टम होती है, रेटेटेस्टिस होता है, वासा एफ्रेंशिया होती है, और उसी डक्ट सिस्टम का एक पार्ट जो मैं तुम्हें बेटा इस कलर से बना के बता रही हूँ, जो पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे इसे किसी और कलर से बनाना चाहिए, क्योंकि व्हाइट के ऊपर ना आई थिंक पिंक कलर ज्यादा दिखेगा रादर देन दिस। ये अब तुम्हें क्लियरली नजर आ रहा होगा, दिस इज द बेटा कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस, और उसी डक्ट सिस्टम का एक पार्ट होता है जो मैं ग्रीन कलर से भी बना रही हूं ताकि कलर बेटा डिफरेंशिएटेड लगे। दिस इज कॉल्ड एज बेटा वास डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस के बारे में एनसीईआरटी कहती है, अभी बताती हूं, पहले मैं बना लेती हूं, ठीक है ना। सही है, सही है। देखो वास डिफरेंस के बारे में एनसीईआरटी कहती है दैट वास डिफरेंस इज अ डक्ट दैट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। ये मैंने क्या बनाया बेटा, ये मैंने यूरिनरी ब्लैडर बनाया, ये यूरिनरी ब्लैडर बनाया है। तो एक्चुअल में वास डिफरेंस एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूपिंग होती है। एनसीईआरटी ने ये लिखा हुआ है, वास डिफरेंस इज अ डक्ट दैट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है ना सपोलो, तो मैंने साइड वाले डायग्राम में ये और क्लियरली दिखेगा। मैं तुम्हें साइड वाला डायग्राम एक बार दिखाती हूँ, फिर मैं इस डायग्राम में वापस लेके आती हूँ। तुम ये डायग्राम देख पा रहे हो बेटा, एक बार इस डायग्राम को देखो, बनाना मत, एक बार इस डायग्राम को देखो। ये वाला डायग्राम में ना ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये बनाया हुआ है बेटा यूरिनरी ब्लैडर। अब तुम वास डिफरेंस को देखो, वास डिफरेंस ना इसके ऊपर से घूम रहा है। ये देखो, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, यहाँ पे बेटा एपिडिडाइमिस है, और ये है बेटा वास डिफरेंस ग्रीन वाला। वास डिफरेंस को देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम रहा है, लूपिंग हो रही है। सो इट लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। इसका मतलब है ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूपिंग करता है, उसके ऊपर से घूम रहा है। तो मैं साइड डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखेगा, दिस द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना बेटा। इनको मैं इसीलिए इतने आराम से और तसल्ली से बता रही हूँ, सो दैट तुम्हें रटना ना पड़े, तुम्हें डायग्राम में क्लैरिटी के साथ में एक एक चीज दिखे। क्योंकि अगर तुम डायग्राम में क्लैरिटी के साथ में देख लोगे तो थ्योरी तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगी। तुम्हें इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है ना। फिर एनसीईआरटी सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकती, एनसीईआरटी कहती है
Vast difference loops over urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle. ये एक डक्ट रिसीव करती है सेमाइनल वेसिकल से. सेमाइनल वेसिकल क्या है? सेमाइनल वेसिकल इज अ मेल एसेसरी ग्लैंड. सेमाइनल वेसिकल कहाँ है? सपोलो सेमाइनल वेसिकल यहाँ है. और सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड होता है. तुम्हें कैसे पता चलेगा पेयर्ड होता है? क्योंकि मैं बना रही हूँ पेयर्ड, तुम्हें दिख रहा है यहाँ. ये देखिए, ठीक है ना. और उसके लिए ना बेटा मुझे थोड़ा सा इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, वरना हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें इतना इसके साथ में जोड़ना है. हाँ, अब हम थोड़ा इजीली बना पाएंगे. ये है बेटा सेमाइनल वेसिकल. देखिए मेरा ना डायग्राम थोड़ा सा ये नीचे बन गया है, क्योंकि ना मेरे को इसको इसके पास लेके आना था, बट कोई बात नहीं. कॉन्सेप्ट आप समझना, ठीक है ना. कंसेप्ट को आप समझना. अरे यार, इसको भी थोड़ा वैसे बना लेती हूँ. देखो, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल. ये सेमाइनल वेसिकल है, ये ग्लैंड है जो पेयर्ड होती है बेटा. पेयर्ड का मतलब होता है टू इन नंबर, वन पेयर. दिस इज सेमाइनल वेसिकल. यहां एक सेमाइनल वेसिकल और यहां एक सेमाइनल वेसिकल. दिस इज अ ग्लैंड विच इज पेयर्ड. सिक्रीशंस बनाती है. बताऊंगी क्या सिक्रीशंस है. आपको दिख रहा है बेटा, एक सेमाइनल वेसिकल इधर, एक सेमाइनल वेसिकल इधर. एनसीईआरटी ने क्या कहा? एनसीईआरटी कहती है वास्ट डिफरेंस लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर. वास्ट डिफरेंस लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर. इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल. ये सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करती है. ये देखो, ये सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करती है, और दोनों मिलके, ये वास्ट डिफरेंस था, ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट है. दोनों ने मिलके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसे कहते हैं कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट. तो मैं तुम्हारे सामने ही बना के बता रही हूं, ताकि तुम्हें एक एक चीज सामने से क्लियरली दिखे. पॉइंट समझ में आया? मैंने पहले से नहीं बनाया, तुम्हारे साथ में बनाया. टेस्टिस में स्पर्म बने. टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, ओवल स्ट्रक्चर है, स्क्रोटम के अंदर मौजूद है. स्क्रोटम अंदर से दो सैक्स में डिवाइडेड है, तुम्हें दिख रहा है. टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनती है, उसके अंदर डक्ट सिस्टम्स होते हैं जो स्पर्म को कैरी करते हैं. मैं सारे डक्ट सिस्टम को अभी नहीं बता रही हूँ. जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगी तो बताऊंगी रेटे टेस्टिस कहाँ है, वासा एफरेंशिया कहाँ है. अभी तुम्हें अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. पोस्टीरियर का मतलब ऐसा होता है पीछे का सरफेस. along the posterior surface of each testis, बेटा तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तुम्हें नजर आ रहा है कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर, जिसे मैं कह रही हूं एपिडिडाइमिस. अब मैं लेबल भी करती जा रही हूं बेटा. देखो, ये मैंने कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने कहा इसे कहते हैं एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस बेटा आगे कंटिन्यू किस में होता है? एपिडिडाइमिस कंटिन्यूज इनटू ये वास्ट डिफरेंस. दिस इज एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस बेटा कंटिन्यू किस में हुआ? इस पार्ट में ना. इसे क्या बोला हमने? वास्ट डिफरेंस. फिर मैंने वास्ट डिफरेंस के बारे में सपोलो क्या बोला कि वास्ट डिफरेंस लूप करता है ओवर यूरिनरी ब्लैडर. वास्ट डिफरेंस लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर. इसने यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप किया. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करके इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल. तो ये क्या है? ये है मैम सेमाइनल वेसिकल. सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करता है, और सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करने के बाद ये बनाता है सपोलो कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट. सपोलो एक चीज तुम्हें यहाँ से ये भी नजर आ रही है कि सेमाइनल वेसिकल इज अ ग्लैंड जो कि पेयर्ड है, क्योंकि मैंने दो बनाए हुए हैं. एंड सेमाइनल वेसिकल से, और ये नीट में आया हुआ सवाल है, सेमाइनल वेसिकल से इसने डक्ट रिसीव की, तो दोनों ने मिलकर कॉमन डक्ट बनाया जो मैंने रेड कलर से बनाई हुई है. और तुम्हें डायग्राम में भी क्लियरली दिख रहा होगा वो डक्ट कहाँ ओपन हो रही है. दैट डक्ट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा. एक एक चीज मैंने बोला ना, रटना नहीं है. एक एक बना रही हूं, एक एक चीज तुम्हें दिखा रही हूं डायग्राम में, और फिर तुम्हें समझा रही हूं. दिस इज यूरेथ्रा. जब मैंने फ्रॉग पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि क्या मेल्स में भी बेटा यूरेटर यूरिन और स्पर्म कैरी करता है? अधिकतर बच्चों ने कहा यस मैम. नहीं, मेल में यूरेटर नहीं होता है. वो यूरेटर नहीं काम करता है ऐसा. मेल में यूरेथ्रा ऐसा काम करता है जो यूरिन भी कैरी करेगा, स्पर्म भी कैरी कर सकता है. तुम्हें अभी रीजन भी दिखेगा. ये यूरेथ्रा है जिसमें से यूरिन पास होगी. ये कहां से निकल रहा है? ब्लैडर में से. तो ऑब्वियसली यूरिन तो कैरी कर ही रहा है बेटा. और अभी तुम्हें दिख रहा है टेस्टिस में जो स्पर्म बने थे वो इस वास्ट डिफरेंस से गए. वास्ट डिफरेंस उसने बेटा सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव किया.
दोनों ने मिलकर कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाया जिसके थ्रू वो स्पर्म्स यूरेथ्रा के अंदर जा रहे हैं, तो यूरेथ्रा में स्पर्म्स भी आ सकते हैं। कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करता है। तो ये क्या है सपोलो, ये आपका रेड वाला क्या है, दिस रेड वाला इज कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। मैं कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट की अभी लेबलिंग करूंगी, ठीक है ना। आपको भले ही इस डायग्राम में ना, इस डायग्राम ने सब चीजें ना एकदम चिपका के पास पास बना दी है, ठीक है ना। हम थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर इसलिए बना रहे हैं, अगर मैं बेटा एनसीईआरटी जैसा एकदम चिपका के डायग्राम बना दूंगी तो तुम्हें डक्ट्स नहीं समझ में आएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट मैं एट द एंड ऑफ द डे एनसीईआरटी भी तुम्हें रीड करवाऊंगी, डायग्राम दिखाऊंगी, क्योंकि लेबलिंग अगर एनसीईआरटी से आती है तो तुम कर पाओ। अब बेटा जी मैं कॉमन इजैक्यूलेटरी रख के अभी लेबलिंग कर रही हूं बेटा, अभी कर रही हूं, ठीक है ना। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर बेटा, एंड दिस इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की भी अभी लेबलिंग बाद में करूंगी। जैसे आपका सेमाइनल वेसिकल एसेसरी ग्लैंड होता है ना बेटा, वैसे एक ग्लैंड होता है जो ऐसा दिखता है, पहले मैं ऐसे बना देती हूं, ऐसा चेस्टनट शेप, एंड इट इज अ सिंगल ग्लैंड। ये एक सिंगल ग्लैंड होती है, मतलब सिंगल, पेयर्ड नहीं है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड प्रोस्टेट ग्लैंड की तुम लोकेशन देखोगे ना तो तुम्हें प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन बताएंगे, इट इज प्रेजेंट बिलो यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे मौजूद होता है। तो एक्चुअल में इस तरीके का एक सिंगल ग्लैंड यहां मौजूद है। अरे ये दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। लोकेशन देखो प्रोस्टेट ग्लैंड की, बिलो यूरिनरी ब्लैडर। इंडक्ट्स को मैं बना लेती हूँ अच्छे से एक बारी, ठीक है ना। क्या काम होता है, क्या सिक्रीशंस करती है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी। लेबलिंग करते हैं, ठीक है ना। अब लेबलिंग करते हैं। रेड वाली डक्ट को मैंने बोला कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, और अब येलो वाले स्ट्रक्चर को मैंने बोला प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा। प्रोस्टेट सिंगल होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन कहाँ है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है। डायग्राम में सबको क्लैरिटी के साथ में दिख रहा है ना कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है। सेमाइनल वेसिकल की पता है क्या पोजीशन होती है, बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। और मैं आपको उस डायग्राम में दिखाऊंगी, जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो साइड वाला डायग्राम बनाऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो सेमाइनल वेसिकल है वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, देखो पीछे होती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है, ठीक है ना। एक और ग्लैंड बना के बताती हूँ जो यूरेथ्रा के साइड्स में है, उसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, दीज आर द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अगेन तुम्हें दिख रहा है पेयर्ड है, दो बनाए हैं, पेयर्ड है, इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। डायग्राम में दिख रहा है पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पोजीशन भी डायग्राम में दिख रही है, साइड्स ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के साइड्स में है, यूरेथ्रा के साइड्स में है। दिस इज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब कहां लिखें, दिस इज द बल्बो यूरेथ्रल, क्योंकि यूरेथ्रा के साइड में है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सारे बच्चे साथ के साथ बना रहे हैं ना, दिस द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। वापस से बताऊं, वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम अंदर से दो सैक्स में डिवाइडेड होता है, एक सैक के अंदर एक टेस्टिस, दूसरे सैक के अंदर एक टेस्टिस। बॉडी के बाहर है टेस्टिस, हमेशा से नहीं था, उसका भी थोड़ा सा मैं अतिरिक्त ज्ञान में भी आपको एक दो चीजें बताऊंगी। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, वहीं पे तो नहीं रहेंगे बेटा, वहां से बाहर रिलीज करना है, तो टेस्टिस से उसको कैरी करने के लिए बहुत सारे डक्ट्स होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डक्ट्स बताए हैं, जैसे कि मैंने एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो पीछे की साइड होता है टेस्टिस के, अभी मैं बताऊंगी। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस हैज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एपिडाइमिस। एपिडाइमिस continues to vas deferens. Vas deferens is a duct that loops over urinary bladder. It receives the duct from seminal vesicle which is paired structure, जो एक्चुअल में यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होती है, बताऊंगी अभी। उससे वो डक्ट रिसीव करेगी, दे फॉर्म अ कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। द कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहां से ओरिजिनेट करती है, फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि यूरेथ्रा से यूरिन भी पास होगा, स्पर्म भी पास होगा। एंड यूरेथ्रा के साइड्स में एक ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका दूसरा नाम होता है
काउपर्स ग्लैंड बताऊंगी। प्रोस्टेट ग्लैंड अगेन सिंगल होती है, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर इसकी पोजीशन होती है। देखो सारी चीजें कितने मस्त तरीके से हमने इस डायग्राम से पढ़ी, ठीक है ना। अभी तो रुको, अभी हम बनाने वाले हैं बेटा। अब देखो तुम्हें कुछ ग्लैंड्स के नाम पता चले, एसेसरी ग्लैंड्स हो गया। तुम्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पता चले, सेक्स ऑर्गन हो गया। तुम्हें बेटा डक्ट्स हो गए, तुम्हारे ग्लैंड्स हो गए, तुम्हारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। अब बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे पीनस। तो यूरेथ्रा किसमें से पास होती है, पीनस, विच इज अ कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर, जिसका मेन रोल होता है इन इंसेमिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो अब बस पीनस बनाने वाले हैं। पीनस के अंदर बेटा कुछ टिश्यूज होती हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज। क्योंकि मैं अभी डिटेल में आपको पीनस नहीं पढ़ा रही हूं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का डायग्राम बता रही हूं, तो उतना ही पढ़ेंगे बनाएंगे जितना अभी हमारे मतलब का है। तो बना लीजिए गाइस। अरे यार पूरा यही प्रॉब्लम है। ये कौन सा कलर है भाई? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पीनस। मैं आपको जब पीनस बेटा डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज हैं जो इरेक्शन ऑफ पीनस में हेल्प करते हैं, विच इज ऑब्वियसली नेसेसरी, ताकि स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर ऑफ गेमीट के लिए, इंसेमिनेशन के लिए जरूरी है पीनस का इरेक्शन। अब आपको दिख रहा है बेटा ये यूरेथ्रा जो है पीनस में से पास कर रही है, और यूरेथ्रा की ओपनिंग जहां से स्पर्म या सीमन बाहर निकलेगा और यूरिन बाहर निकलेगा, इस ओपनिंग को बोला जाता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस या एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, ठीक है ना। इस ओपनिंग को बोला जाता है जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है। बेटा आपको पीनस का ये जो पार्ट दिखता है, द फ्रंट पार्ट, द एनलार्ज्ड फ्रंट पार्ट, दिस एनलार्ज्ड फ्रंट पार्ट ऑफ द पीनस इज कॉल्ड एज ग्लैंस पीनस। डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम इसके बारे में, जब हम इंडिविजुअली हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बेटा यही ग्लैंस पीनस में एक देयर इज अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन which covers the glans penis। इस स्किन को बोला जाता है फोर स्किन। तो आप देखोगे there is a loose fold of skin that is beta present around the glans penis, इसको बोला जाता है सपोलो द फोर स्किन, ठीक है ना। रिट्रैक्टाइल स्किन होती है which can be moved backwards, which is movable skin, this skin is called as beta फोर स्किन। ये एनलार्ज फ्रंट पार्ट दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज बेटा ग्लैंस पीनस। एंड बेटा ये वाली डक्ट दिख रही है तुम्हें, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा तुम्हें दिख रही है पीनस से पास हो रही है, तो पीनस से पास हो रही है। और ये जो मैंने लाल पीला, बेटा लाल तो नहीं बनाया, पीला नीला बनाया हुआ है, ये एक्चुअल में पीनस के अंदर मौजूद इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। इस डायग्राम की कहानी तो हमें ज्यादा नहीं पढ़नी, इतनी ही पढ़नी है। इसी को थ्योरेटिकल बेटा तुम्हें लिखना है, जो पोथियां जिसको बनानी होती है, बट एक्चुअल में जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई अभी तक वो कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो पहले इसको लिखते हैं बेटा, एक एक चीज को लिखते हैं। अभी तो सिर्फ डायग्राम हमने किया है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर ये यूरिनरी अभी पूछूंगी जब मैं चैट्स ऑन करूंगी, पहले मैं इनके बारे में लिख लेती हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली मैम ने क्या बताया, मैम ने अभी किस किस के बारे में बताया, मैम ने एक तो इसके बारे में बताया, ये रिट्रैक्टाइल स्किन है, दिस इज फोर स्किन, एंड फोर स्किन के बारे में मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, वैसे तो पीनस पढ़ाते हुए मैं लिखवाती। दिस इज रिट्रैक्टाइल, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन अराउंड ग्लैंस पीनस, अराउंड ग्लैंस पीनस, ठीक है। और क्या बताया मैम ने, ऑफ कोर्स ये पूरा स्ट्रक्चर पीनस है, लेकिन इसमें से ये जो एनलार्ज फ्रंट पार्ट है इसे हम कहते हैं ग्लैंस पीनस, इसे हम कहते हैं ग्लैंस पीनस। एनलार्ज्ड
फ्रंट पोर्शन ऑफ पीनस, ठीक है ना। एंड इसको क्या बोला जाता है सपोलो, इसे यूरेथ्रा की ओपनिंग कहा जाता है। सो दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज बेटा एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस या मीटस, यूरेथ्रा की ओपनिंग कहलाती है ये। ओके जी, बना लीजिए, टेक जस्ट 20-30 मिनट्स टाइम, फिर मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, ठीक है। हाँ, डन 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 कर लीजिए गाइस। डन, एवरीबडी डन। बेटा ये वाली डक्ट क्या होगी, और इसमें किसी को कोई दुखदा समस्या तो नहीं है? मस्त डायग्राम बना लिया सारे बच्चों ने। मुझे बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे ये वाले डक्ट्स बनाना चाहती हूँ तो ये कौन से डक्ट्स होंगे? ये वाले, इनका नाम क्या होगा? ये, अरे यार, ऑल क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यूरेटर, ठीक है ना। आपने अच्छे से पढ़ा ना बेटा? देखो मैं हमेशा कह रही हूँ ना, ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत सारा पढ़ना है। आपने जितना पढ़ा ना ये बहुत सारा है, ये एक्चुअल में बहुत सारा है भाई, क्योंकि इसको हमने लिखा नहीं है ना अभी। लिखने में जाएंगे जब इंडिविजुअली हमारे पार्ट को लिखेंगे। वेरी गुड, दिस इज यूरेटर, ठीक है ना। यूरेटर कहां से निकल रही होगी? ऊपर किडनी, किडनी से यूरेटर निकलती है और फिर बेटा वो यूरिनरी ब्लैडर में ज्वाइन करी है, और ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा को कहीं लेबल किया है हमने? नहीं। तो यूरेथ्रा को लेबल करते हैं ना गाइज, यूरेथ्रा को लेबल करने की जगह मिले तब तो लेबल करें, तो हम यहीं पे लेबल कर देते हैं डायग्राम के अंदर, यूरेथ्रा। एवरीबॉडी डन 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 डन। गाइज 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 एक सेकेंड देखिए, अभी हमने ये वाला डायग्राम कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। तुम्हें बहुत सारी बातें अभी यहाँ पे समझ में भी आई। टेस्टिस कहाँ पे? अच्छा, टेस्टिस जो है ना बेटा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये किडनीज के पास होता है, तुम्हें पता है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। 7th महीने में, इट इज द 7th मंथ, जिसमें किडनी, सॉरी मैं बोल रहा थी किडनी डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिस जो होती है वो नीचे आती है विद इन द स्क्रोटम, डिसेंडिंग होती है उसकी ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो जरूरी है क्योंकि टेम्परेचर वाला जो मैंने आपको बताया है ना। तो एक्चुअल में जो स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम से केनाल, इंग्वाइनल केनाल, ये एनसीईआरटी में कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं दिया हुआ, जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे, अभी हम नहीं लिखेंगे, जस्ट तुम्हें बता रही हूं कि एक केनाल होती है बेटा जिसे कहते हैं इंग्वाइनल केनाल। इज इट गिवन इन योर एनसीईआरटी? नॉट एट ऑल। तो देयर इज अ केनाल कॉल्ड एज बेटा इंग्वाइनल केनाल, जो आपके ना स्क्रोटम को बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करती है, तो एक केनाल की तरह है। तो इसी केनाल से जो टेस्टिस है वो नीचे आता है, इसी केनाल से उसकी डिसेंडिंग होती है नीचे 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अगर ये डिसेंडिंग नहीं होगी, जो कि होती है कई मेल्स में ये दिक्कत, जिसे क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं, लिखवाऊंगी इसे अतिरिक्त ज्ञान में बाद में, ठीक है ना। एंड अगर ये नहीं होगा बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो पाएगी बेटा, है ना। फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस इनटू द, क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। बट गाइज, अब मैम आपने ये डायग्राम का व्यू कैसे बनाया है? हम एक्चुअल में इस डायग्राम को ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं? लेट मी टेल यू। अगर तुम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कर दो और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप इस डॉर्सल साइड से ऑब्जर्व कर रहे हो, डॉर्सली आप ये डॉर्सल साइड देख रहे हो बेटा, तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। गॉट माय पॉइंट? आप डॉर्सली देख रहे हो तो आपको ये स्ट्रक्चर, आपको ये डायग्राम ऐसे नजर आएगा।
ठीक है ना। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, सेमाइनल वेसिकल जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होता है, तो एक्चुअल में यूरिनरी ब्लैडर का पीछे का साइड है ये, क्योंकि ये सेमाइनल वेसिकल तुम्हें अगर दिख रहे हैं तो वो एक्चुअल में यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होते हैं, और मैंने तो तुम्हें थोड़ा सा नीचे बना के बताया, थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है ना। तो तुम जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेक्शन करते हो लॉन्गिट्यूडनल, और फिर बिहाइंड डॉर्सल साइड से तुम एक्चुअल में देख रहे हो कि स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे दिख रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है। और ये तुम्हें मैं और अच्छी तरीके से समझाऊंगी जब मैं तुम्हें ये वाला डायग्राम बनवाऊंगी, और ये डायग्राम बेटा फटाफट से बनना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी बना लिया है। तो अब तुम इस डायग्राम से देखो कैसे पता लगाओगे हम पीछे से देख रहे हैं, ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये स्ट्रक्चर है सेमाइनल वेसिकल, ये और ये सेमाइनल वेसिकल अगर है तो तुमने जो डायग्राम बनाया था उसमें तुम्हें 2 सेमाइनल वेसिकल दिख रहे थे, यानी कि डेफिनेटली तुम इस साइड से ऑब्जर्व करोगे अगर, तो तुम्हें नजर आएगा। कैन यू ऑल रिलेट? बना तो लेते हैं बट समझते नहीं है कि ऑब्जर्वेशन कहां से है ना। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे है ये सेमाइनल वेसिकल। सो द डायग्राम दैट यू मेड, यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग फ्रॉम द ऑफ द डॉर्सल व्यू, यू आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग, यू मेड एलएस, लेकिन आप पीछे डॉर्सल साइड से देख रहे हैं। अब हम ये वाला सेक्शन बनाएंगे, अनदर सेक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फिर हम दोनों डायग्राम को बेटा एनसीईआरटी का लेबलिंग देखेंगे। ओके, लेट्स मेक दिस डायग्राम गाइज। अब तो बना चुके हो तो फटाफट से बना लेते हैं गाइज। ये हम बनाएंगे बेटा, जो साइड व्यू हम देख रहे हैं ना, दिस द साइड व्यू, दिस द टेस्टिस, ओवल, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। जो भी ये कहानियां हैं ये तो कल हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पे बनाते हैं गाइज एक यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। दिस द यूरिनरी ब्लैडर, जो मैंने इतना गंदा बना दिया, कोई बात नहीं। यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकलती है बेटा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहां से पास हो रही है? पीनस। और तुम्हें दिख रहा है यूरेथ्रा इज वेरी लॉन्ग। मेल के केस में यूरेथ्रा लंबी होती है, फीमेल के केस में यूरेथ्रा छोटी होती है। कहां पे लिखा है ये पॉइंट? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन में। मेल यूरेथ्रा हमने लिखा था 20 से 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, फीमेल यूरेथ्रा हमने लिखा था 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। याद आनी चाहिए बेटा बातें, क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, ठीक है। अब मैंने जो जो बातें तुम्हें पिछले डायग्राम में बताई है सेम चीज अब यहाँ पे करेंगे। अब आप गाइस एपिडाइमिस इज लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। अगर आप इस डायग्राम में भी देखेंगे, कौन से डायग्राम में? यहाँ ये देखिए, इस साइड में हम बनाते हैं बेटा एपिडिडाइमिस, और यहां से निकलती है वास डिफरेंस। तो एक्चुअल में पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला सरफेस, तो आपको पीछे के सरफेस पे ही तो दिख रही है, क्योंकि ये है टेस्टिस का फ्रंट, ये है टेस्टिस का बैक, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, नो रेक्टिफिकेशन गाइस, ठीक है ना। तो अरे यार, इससे बनाते हैं ना। और देखो मैंने कहा था ना रिवीजन टाइप का ही होगा ये आपका, क्योंकि आपने पूरा बेटा क्या किया है, अभी बनाया है। तो ये हो गया आपका एपिडिडाइमिस। अब मैं ना वास डिफरेंस भी बेटा पिंक कलर से बना दे रही हूँ, इतने सारे कलर्स हम ग्रीन कलर से बना देते हैं जो हमने बनाया है। दिस इज द बेटा वास डिफरेंस, दिस इज द वास डिफरेंस, वास डिफरेंस लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस बेटा लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। जितनी बातें बोल रही हूं ध्यान से सुनो। इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, पेयर्ड होती है, बट क्योंकि मैं बेटा साइड से देख रही हूं तो मुझे एक ही सेमाइनल वेसिकल नजर आ रही है। जैसे पिछले वाला डायग्राम है उसमें तुम्हें नजर आ रहा है सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड है, ये तो मैं साइड से देखूंगी तो मुझे एक ही नजर आएगी ना, एक उस तरफ होगी। अब आपकी यही वास डिफरेंस जो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूपिंग कर रही है, it receives a duct from seminal vesicle, it forms a common ejaculatory duct and common ejaculatory duct opens into urethra. Got it? सब कुछ क्लियर हुआ। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे देखो तो क्या है बेटा? एक प्रोस्टेट ग्लैंड। अब कौन से कलर से बनाया जाए? यहां बनाया जाए इस ब्लू कलर से, क्योंकि अभी यही दिख पाएगा बेटा। ये सिंगल 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 इंग्लिश। This is the prostate gland. This is the prostate gland. Got it? And sides of urethra में बना दो बेटा क्या? Bulbo urethral gland.
तो जैसा प्रॉमिस किया था मैंने, आपको एक एक चीज दिखेगी बेटा, ड्राइंग में दिखेगी। एनसीईआरटी ने कितना नीचे दिखाया हुआ है, यहीं पे दिखाया है, बिल्कुल पास, ठीक है ना। बस, और यहाँ पे पीनस, ग्लैंस पीनस एंड एवरीथिंग, जो भी बेटा हमने डिस्कस किया, और फटाफट से बेटा इसकी लेबलिंग की जाए, ठीक है ना, जल्दी जल्दी इसकी लेबलिंग की जाए। दिस इज द टेस्टिस, दिस इज द वास डिफरेंस, ठीक है। दिस इज द यूरेथ्रा, दिस विल बी द ग्लैंस पीनस, this will be the urethral orifice। urethral orifice का मतलब होता है बेटा ओपनिंग। this will be the urinary bladder, urinary bladder ये होंगे seminal vesicle, आपको एक एक चीज की मेरे ख्याल में अब बेटा क्लैरिटी हो गई है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट था एक्चुअल में ना। आपको एक एक डक्ट की पोजीशन, आपको एक एक ग्लैंड की पोजीशन, पेयर्ड अनपेयर्ड, सारी चीजों की क्लैरिटी मिलनी चाहिए। लिखने वाला पार्ट इज नॉट अ मेजर थिंग, समझने वाला पार्ट इज मेजर थिंग, है ना। और अब बेटा हमने जो ओवरऑल डायग्राम बनाया है ना, अब हम हर एक स्ट्रक्चर को बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम में रेक्टम भी दिखाया हुआ है, तो मैंने तो ओवरऑल सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया, इसलिए मैंने रेक्टम वाला पार्ट बनाया नहीं है। बट अभी मैं एनसीईआरटी से आपको बेटा दिखाऊंगी ना, तो हम एनसीईआरटी से एक बार उस चीज को देख लेंगे। बस यही है बेटा, दैट्स इट, ठीक है। बना लो फटाफट से, ताकि मैं पहले आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करा सकूं। ओके, रीडिंग में तो कुछ है नहीं, रीडिंग तो कुछ है ही नहीं, एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा सकूं, ठीक है ना। रीडिंग तो कुछ आज है ही नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी का डायग्राम दोनों दिखा सकूं। डन कर लीजिए, डन डना डन डन। डन हो गया बेटा, पक्की बात। चलो पहले एनसीईआरटी का डायग्राम तो मैं दिखाती हूँ, मेरे साथ साथ में बेटा एक बार इस डायग्राम को देखना, ठीक है ना। आज के लिए फिर मैं आपको वो 7th मंथ वाली एक्स्ट्रा ज्ञान वाला पॉइंट बता दूंगी, और कल की क्लास में हम ना हर एक पार्ट को डिटेल में स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देखिए, और एक बार बेटा वापस से ध्यान से देखिए, आपने सेक्शन किया टेस्टिस का, और आप साइड व्यू, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पेल्विस एरिया में लोकेटेड होता है, और आप साइड व्यू देख रहे हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देख के जाना 200% जरूरी है, चाहे आप कितनी भी अच्छे से डायग्राम्स क्लास में बनाते हैं। ये आपने बनाया बेटा टेस्टिस, एनसीईआरटी ने ये स्क्रोटम लेबल किया हुआ है, और स्क्रोटम के अंदर बेटा इंटरनली 2 कंपार्टमेंट्स हैं, स्क्रोटल सैक्स हैं। ये आपको टेस्टिस दिख रहा है, टेस्टिस से बेटा ये दिखाई हुई है वास डिफरेंस, ठीक है ना। ये वाली डक्ट दिखाई हुई है वास डिफरेंस, मैजिक पेन ले लेते हैं, ये दिखाई हुई है वास डिफरेंस लूपिंग दिखाई हुई है इस स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। वास डिफरेंस बेटा सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव कर रही है, दोनों मिलके इजैक्यूलेटरी डक्ट बना रही है। इजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ ओपन हुई है बेटा, इस स्ट्रक्चर में, इसे कहते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में ओपन हुई होती है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक ट्रायंगुलर सा एक ग्लैंड दिख रहा है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगल होता है। यूरेथ्रा के साइड्स में तुम्हें ये ग्लैंड दिख रहे हैं बेटा, जो पेयर्ड दिख रहे हैं, इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स कहते हैं।
बस दिस इज द पीनस, ये इन्होंने फ्रंट पार्ट दिखाया हुआ है ग्लैंस पीनस, एंड ये इन्होंने स्किन दिखाई हुई है। और बेटा अभी देखो एक चीज जो मैं बोलती हूँ ना, लेबलिंग ध्यान से किया करो, मतलब एनसीईआरटी का देख के जाया करो। ये देख लो कि ये वाला पार्ट बेटा क्या लेबल किया हुआ है, ग्लैंस पीनस, और ये वाला पार्ट ग्लैंस पीनस दिखाया हुआ है, और ये जो स्किन दिखाई हुई है ये इसको इन्होंने लेबल किया हुआ है फोर स्किन। तो कभी भी एनसीईआरटी की लेबलिंग आए तुम्हें पता है ऑलरेडी, यू हैव द क्लैरिटी क्या है फोर स्किन, क्या है ग्लैंस पीनस, बट एनसीईआरटी की लेबलिंग देख के जाया करो, एनसीईआरटी ने क्या लेबल किया हुआ है। आई थिंक यहां तक इनफ है। और ये बेटा दिखाया हुआ एक्चुअल में ना रेक्टम, और ये दिखाया हुआ है बेटा एनस, ठीक है ना। तो ये हमने कवर नहीं किया, बट कोई बात नहीं, एनसीईआरटी से एक बार ही देख लो। और ये वाला भी डायग्राम एक बार मेरे साथ देखो। इंटरनल स्ट्रक्चर कल हम बनाएंगे, जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, फिलहाल बेटा ये दिखाया है टेस्टिस। एंड नाउ यू नो एक्चुअल में हमने साइड व्यू देखा जो अभी इससे पिछला वाला डायग्राम था, और ये हम कौन सा व्यू देख रहे हैं पीछे से हम जब ऑब्जर्व करेंगे ऐसे। तो दिस इज द टेस्टिस बेटा, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर यू हैव दिस एपिडिडाइमिस। ये है बेटा आपकी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस बेटा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप कर रही है, ये हो गए सेमाइनल वेसिकल, दोनों ने मिलकर कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बनाया, जो आपको इस डायग्राम में क्लैरिटी के साथ में नहीं दिखेगा। ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, इसे देखिए ये लेबल किया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो दो छोटे छोटे हैं बेटा इन्हें लेबल किया हुआ है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसे लेबल किया हुआ है सेमाइनल वेसिकल। ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में बेटा जो डक्ट ओपन हो रही होती है इसे लेबल किया हुआ है बेटा आपकी यूरेटर, इसे लेबल किया हुआ है वास डिफरेंस। ये सारे स्ट्रक्चर्स अभी हमने पढ़े नहीं है, ये हम कल पढ़ेंगे। टेस्टिकुलर लोब्यूल भी कल पढ़ेंगे। ये दिखाया हुआ है पीनस, ये दिखाया हुआ है फ्रंट पार्ट ऑफ द पीनस ग्लैंस पीनस, ये दिखाई हुई है बेटा वो स्किन जिसे कहा हुआ है फोर स्किन। दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट। एक चीज मैं आपको इसी डायग्राम में बताऊं, ये जो बेटा टेस्ट, ये जो स्क्रोटम है ना, जो स्क्रोटम होती है, यही स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ दैट कैनाल, जैसे मैं इनग्वाइनल कैनाल बोल रही हूँ, जो एथरिक ज्ञान में हम लिख देते हैं, जिसके थ्रू टेस्टिस जो होती है नीचे आती है बेटा, डिसेंडिंग होती है उसकी 7th मंथ में, 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो एक नोट डाल के आज हम इस पॉइंट से बेटा लेक्चर की समाप्ति कर सकते हैं। देखो हमने लिखा भले ही नहीं है बेटा, क्योंकि हम ना इंडिविजुअली सारी चीजों को, जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो बताना जरूरी है डायग्राम के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटा एवरीथिंग इन डिटेल, एंड इन टुमारोज क्लास वी विल कंटिन्यू विद इंडिविजुअल पार्ट्स। अब हम देखेंगे जब हम टेस्टिस पढ़ेंगे तो टेस्टिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है उसमें स्पर्म्स कैसे कैसे बेटा कौन से पाथवे से जाते हैं, या यूरेथ्रा कॉमन डक्ट होता है, ऑल दीज थिंग्स बेटा वी विल राइट डाउन इंडिविजुअली जब हम सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो गाइज नोट डाल के एक पॉइंट लिखते हैं, वेरी एक्स्ट्रा ज्ञान वाला पॉइंट, तो लिख लेते हैं अतिरिक्त ज्ञान, अतिरिक्त ज्ञान। और यहां पे हम गाइज लिखने वाले हैं कि टेस्टिस डिसेंड्स, डिसेंड्स का मतलब नीचे आना बेटा, डिसेंड्स डाउन within the scrotum during 7th month of embryonic development और ये क्यों जरूरी है, फॉर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस वाया इनग्वाइनल कैनाल, वाया इनग्वाइनल कैनाल, है ना। और फेलियर जब हो जाती है तो वो क्रिप्टोर्किडिज्म वाली कंडीशन है बेटा, फेलियर ऑफ डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, क्रिप्टोर्किडिज्म। ओके जी, थोड़ा सा अगर आपको यू वांट टू मेक अ डायग्राम, अच्छा वाया इनग्वाइनल कैनाल मैंने लिखा है ना, इफ यू वांट टू मेक अ डायग्राम you can make a diagram. So like this there is a canal जो आपके एक्चुअल में स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट कर रही होती है, दिस इज द
इनग्वाइनल कैनाल, इसी कैनाल के थ्रू टेस्टिस जो है इसकी मान लो डिसेंडिंग होती है बेटा। अरे गाइस एक तो पहले ना इसको नॉर्मल बनाते हैं, बना सकते हो आप चाहो तो ना। इसी के थ्रू बेटा इसकी डिसेंडिंग होती है, दिस इज द इनग्वाइनल कैनाल, ठीक है ना। आप बना सकते हो थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, बट वैसे बेटा अतिरिक्त ज्ञान है। कल हम इसके आगे बेटा कंटिन्यू करेंगे डिटेल में एक एक चीज को पढ़ना। ये मैं 3D स्ट्रक्चर एक लेके आई थी, बट ऑब्वियसली अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है गाइज, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस देके जा रही हूं, या कर लें, डिस्कस कर लें क्या? चलो इजी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आज ज्यादा बेटा हमने पढ़ा नहीं है ना, तो मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस रखे हुए हैं, कर लेते हैं फटाफट से। कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें पढ़ी है तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। देखो, द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज ऑब्वियसली गेस्टेशन, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पूरा टाइम पीरियड उसे क्या कहते हैं? गेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 2, द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। डायरेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चन है आज। जब हम थोड़ा सा बेटा चैप्टर में डिटेल में आगे जाएंगे ना, तो फिर हमारे थोड़े अच्छे और क्वेश्चंस आएंगे। ये तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 3, यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यूरेथ्रा कहां से ओरिजिनेट होता है? नॉट फ्रॉम द पीनस, फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा पीनस से पास होता है बट ओरिजिनेट नहीं करता। ओरिजिनेट कहां से करता है? सपोलो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, vast difference receives a duct from seminal vesicle to form common ejaculatory duct, and this opens into urethra. It receives a duct from ejaculatory duct, it receives a duct from seminal vesicle, it forms a common ejaculatory duct, common ejaculatory duct opens into urethra. Option B is the correct answer. बस धन्यवाद, ठीक है ना बेटा। जितनी चीजें पढ़ाई आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई, डायग्राम से सारी चीजें समझ में आई। आप थ्योरी देखोगे ना बेटा, इफ यू लुक एट द थ्योरी ना, अगर आप एनसीईआरटी की थ्योरी खोल के देखना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सबके आंसर बी है क्या? ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, पेपर में मत लगा देना बी आता जा रहा है तो सबके आंसर बी लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, सबके आंसर है भी तो इजी, ठीक है ना। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर तुम एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बातें जो है बहुत छोटी छोटी दी हुई है, बहुत कम दी हुई है। तुम स्पर्मेटोजेनेसिस खोल के देखोगे, बहुत छोटी छोटी बातें दी हुई है, बट दिस चैप्टर इज वेरी कंसेप्चुअल। जो भी चीजें दी हुई है, दी भले ही बेटा 2 लाइन दी होगी या 4 लाइन दी होगी, बट जब आप उसको पढ़ने जाओगे तो उसको समझने के लिए यू हैव टू डाइव डीप इनटू द कॉन्सेप्ट्स। इसीलिए एनसीईआरटी पे मत जाना, एनसीईआरटी जो है वेरी चालाक ब्रो, ओके। सो इवन द स्मॉलेस्ट पैराग्राफ्स हैव डीपर मीनिंग, ओके। सो वी विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास। कल की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं मैं आपको पहले से बता देती हूँ। हम टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, और एक्चुअल में आप देखोगे ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा जो डिटेलिंग है वो इसी की है। एसेसरी डक्ट्स बहुत छोटा सा पार्ट है, असेसरी ग्लैंड्स बहुत छोटा सा पार्ट है। असेसरी डक्ट के तो बेटा मैक्सिमम चीजें आज ही आप पढ़ चुके हो, बहुत छोटी छोटी बातें, बस इसको लिखना है, सारी बातें आप पढ़ चुके हो। एपिडिडाइमिस कहां होती है, वैस डिफरेंस क्या करती है, इजैक्यूलेटरी डक्ट कैसे बनी, अपने मैक्सिमम चीजें पढ़ ली है। जो सबसे ज्यादा बेटा डिटेल में हमें पढ़ना है वो है टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस टिब्यूल का सेक्शन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई होप कि आप बहुत इंटरेस्ट के साथ में पढ़ें कल की क्लास में। हाँ हाँ ठीक है ना, थैंक यू मैम, बाय बाय मैम। कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। অনেক অনেক ধন্যবাদ এবারে আমাদের দেখা হবে কালকের ক্লাসে, ঠিক আছে। তোমরা সবাই খুব ভালো পড়াশোনা করো, ठीक है। मुझे जरूर बताना बेटा आप लोगों को क्लास कैसा लगा, ठीक है। थोड़ा मेरा गला जो है ना बेटा ठीक ही नहीं हो पा रहा है, गाना सुनाती हूँ क्या गाना सुनाए कि क्या गाना सुनाए,
है नहीं, मैंने बोला कि अब कल मुलाकात होगी, आज का क्लास खत्म हो चुका है, अब हम कल मिलेंगे, ये बोला था। बंगाली, एक बच्चा कह रहा है बंगाली में बोला है मैम ने, बंगाली में बोला। यार मुझे गाना नहीं याद आता यार, क्या करूं, आज मेरे पास टाइम ही नहीं था कि गाना थोड़ा सा सोच के आऊं तुम लोगों के लिए। चलो बंगाली ही सुनाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे यार नहीं मैम यार बंगाल, अरे हिंदी गाना, इतना ना मुझसे तो प्यार बड़ा, सही है, ये सुना देती हूँ जो सुबह सुबह मेरे को याद आ रहा था। याद नहीं आ रहा था जब मैं गुनगुना रही थी, ठीक है ना, कि मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। दूसरा पैराग्राफ भूल गई, ठीक है ना, ओके चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बेटा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और आज जो हमने चीजें पढ़ी है काफी बेटा इंटरेस्टिंग और थोड़ी बेसिक चीजें पढ़ी है, और कल हम इसको आगे कंटिन्यू करते हुए बेटा चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल मोटिवेटेड होके आइए, पॉजिटिविटी के साथ में आइए, पढ़ने के इंटेंट से आइए सब बोलो, एंड एट द एंड ऑफ द डे केवल और केवल पढ़ाई कीजिए बेटा, बिकॉज वही सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल आपके एकेडमिक करियर के लिए, विच इज गोइंग टू टेक यू टू योर बेटा goals in achieving your goals, and you all have to achieve your goals. Okay, bye bye, thank you so much, love you all, see you all in kal ki class, bye bye, thank you guys, चलिए।